जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएस की पाठशाला में। दोस्तों ये यूपीपीएससी आरओ एरो से रिलेटेड सीरीज है। इसमें मैंने अब तक 7 प्रैक्टिस सेट करवा दिए हैं जीएस के। ये 8वां है, ठीक है। आप इस वीडियो को देखिए, अपना सेल्फ इवैल्यूएशन खुद कीजिए। आप देखिए कि 140 प्रश्न में आपके कितने सही हो रहे हैं, ठीक है। उस हिसाब से आप अनुमान लगाइए कि आपको कितनी मेहनत की और आवश्यकता है, ठीक है। ये जो पेपर है, ये जो पेपर इसको जो सेट किया है, ये ध्येय आईएएस का है, ये बेसिकली सीरीज, ठीक है। उसका ये वैसे तो ये तीसरा टेस्ट है, लेकिन ओवरऑल मैंने जो मतलब सीरीज चला रखी है उसमें ये 8वां है, ठीक। तो आप इसकी प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है। अगर आपने इसके पहले के वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। बहुत महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्न करवाए हैं मैंने, जीएस और हिंदी दोनों के करवाए हैं, ठीक है। जीएस और हिंदी दोनों के करवाए हैं, तो उसको भी देखिए और अपने अपने स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि आपके कितने सही हो रहे हैं। और आपको वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज़ उस पर भी कमेंट करिए। इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। ताकि वीडियो के अलावा भी जो मैं और जानकारी देता हूँ या कुछ चीज़ें आप तक पहुँचाना चाहता हूँ वो सब आपको पता चलती रहें, ठीक है। देखिए हमारा टारगेट है आरओ के एग्ज़ाम में 85 प्लस नंबर ले आना, ठीक है। इससे कम आप उसमें नंबर ले आएंगे तो शायद चांसेस मतलब कम रहे, लेकिन अगर आप 85 और 85 के बीच में अगर आप जीएस में नंबर लेके आते हैं और 55 के आसपास आप हिंदी में लेके आते हैं तो 110% आप आरओ का मेंस दोगे, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है। तो इसको शुरू करते हैं। ये सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है जहाँ पर भी आपको जीएस पूछा जाता है, ठीक है, चाहे किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम हो। चूँकि इसमें करंट अफेयर्स भी सम्मिलित है तो आपको और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। ये फरवरी का इसमें आपको करंट अफेयर्स मिलेगा, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। बेहतरीन तरीके से मैं इसको व्याख्यायित भी करूँगा। जो इसमें व्याख्या दी हुई है उसके अलावा भी मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बताऊँगा। तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में, ठीक है। आप लोग कमेंट करिएगा कि वीडियो कैसा लग रहा है, थोड़ा-सा आप लोग मोटिवेशन बढ़ा दीजिए, ठीक है। चलिए, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है। वहाँ पे ज्वाइन करके आप पीडीएफ ले सकते हैं। उसको ज्वाइन कर लीजिए। बहुत सारी चीज़ें मैं एक्स्ट्रा उस पे भेजता भी रहता हूँ, बताता भी रहता हूँ, और कुछ जानकारी है वो भी महत्वपूर्ण जानकारी परीक्षा से रिलेटेड, तो वो सारी चीज़ें मैं उस पे डिस्कस करता रहता हूँ, ठीक है। तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें 2 ग्रुप हैं, ठीक है, 2 हैं। एक जीएस की पाठशाला परिवार करके है, और एक है जो कि मतलब मेन है जीएस की पाठशाला, ठीक है। तो दोनों ज्वाइन कर सकते हैं, कोई सा भी एक ज्वाइन कर लेंगे तो जानकारी आपको मिलती रहेगी दोनों में, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं इसको फटाफट, ठीक है। देखिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर का प्रतिवेशी, प्रतिवेशी मतलब आसपास, ठीक है, प्रतिवेशी का क्षेत्र कहा जाता है। तो ये अमलैंड और हिंटरलैंड, ये दोनों ही कहते हैं इसको, ठीक है, याद रखिएगा। हिंटरलैंड, देखिए हिंटरलैंड कनेक्टिविटी क्या होती है बेसिकली, पिछले भी उसमें वीडियो में मैंने बताया था, इस बार भी बता देता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे कोई आपका ये है, कुछ ये पोर्ट वगैरह है, ठीक है। तो उसके जो कनेक्टिविटी के लिए जो यहाँ आसपास के एरिया जो विकसित किए जाते हैं, ठीक है, वो उसी को बेसिकली हिंटरलैंड और ये सब बोला जाता है, ठीक। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, समुद्र तल के निकट नदियों के अपरदन के परिणाम स्वरूप निर्माण होता है, तो किसका होता है। देखिए नदियों द्वारा जो अवसाद लेकर आया 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 जाता है, ठीक है, समुद्र में। मान लो ये समुद्र है ये, ठीक है, यहाँ से कोई लेकर आ रहा है, ये नदी है कोई एक, मान लीजिए गंगा नदी ही है, या मान लीजिए कोई सी भी नदी है जो अवसाद लेकर आती है अपर्दन के द्वारा। तो उसके द्वारा यहाँ पे जो ये अपने अवसादों से और इधर 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 एरिया में जो मैदान तैयार होगा उसको क्या मैदान कहा जाएगा, उस समुद्र के निकट वाले को। तो वो समप्राय मैदान होता है, ठीक है। कौन सा मैदान होता है, उसको समप्राय मैदान कहते हैं, ठीक है। तो इसमें समप्राय मैदान, इसका जैसे एग्जाम्पल याद रखिएगा, भारत का जो अरावली क्षेत्र है ना, अरावली क्षेत्र में इसको पेरिस का बेसिन है वो, मिसिसिपी का जो बेसिन है वो, ये सब किसके उदाहरण हैं। तो ये याद रखिएगा, समुद्र ये जो अपर्दन के परिणाम स्वरूप समप्राय मैदान बनता है, ठीक है, उसके एग्जाम्पल्स हैं, याद रखिएगा, ठीक है। लोएस मैदान ये कैसे कैसे मैदान होते हैं, ये बेसिकली ये वायु द्वारा, पवनों द्वारा जो अपरदनात्मक क्रिया से हवा से उड़ाकर जो धूल वगैरह लेकर आए जाते हैं उससे जो बनती है ये लोएस, लोएस उसको लोएस का मैदान कहते हैं, ठीक है। कास्ट जो स्थलाकृतियाँ होती हैं, कास्ट मैदान जिसको कहते हैं, ये क्या होता है, ये बेसिकली जो चूने के उससे बनती है ना, आपने देखा होगा कास्ट स्थलाकृतियाँ बहुत होती हैं, ठीक है, बनती हैं। जैसे कोई नदी की जो कुछ अपरदनात्मक होती हैं ये जो क्रियाविधि, और ठीक है, वहाँ पे बड़े बड़े गड्ढे से ऐसे दिखेंगे आपको, अलग अलग दिखेंगे,
है ना। तो वो सारी क्या है, वो कास्ट हैं। हिमानी अलग टाइप की मैदान हो गया ये। हिमानी ये जो बर्फ़ के उससे बनते हैं, ठीक है, बर्फ़ के उससे अपरदनात्मक जो क्रिया है उसकी वजह से जो बनते हैं उसको हिमानी मैदान बोलते हैं, ठीक है। अलग अलग उससे अलग अलग चीज़ें, ठीक। देखिए यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है। देखिए इसमें प्रमुख घाटियाँ दी गई हैं और अवस्थिति दी गई है। तो देखिए इसमें कुछ भी अगर एक चीज़ आपको पता हो तो उससे आप एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे आप देखिए स्वात घाटी आपको पता है कि पाकिस्तान में है, तो डी का 3 आपको एक ही में मिलेगा ही, और आप लगाइए टिक और आगे बढ़िए। कोई भी चीज़ एक पता हो आपको, ठीक है, तो उससे आपका काम आसान हो जाएगा। हैप्पी घाटी हांगकांग चाइना, मतलब हांगकांग में लगती है, तो हैप्पी घाटी आप याद रखिएगा, ठीक है, बी का 1 ये, ठीक है। आपकी ये रैबिट घाटी यूएसए में, और ये हंटर घाटी है आपकी ऑस्ट्रेलिया में, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। करेक्ट आंसर मैंने बता दिया, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित झीलों में कौन सी एक झील भ्रंश घाटी में स्थित है? तो देखिए जो भ्रंश घाटी की जो झील है वो है विक्टोरिया झील। कौन सी है? विक्टोरिया झील। ये कहाँ पे पड़ती है? बेसिकली ये 3 देशों के साथ ये सीमा साझा करती है। एक आपका युगांडा, केन्या और तंजानिया, ये पूछा भी जाता है। इन देशों का नाम याद रखिएगा, ठीक। अफ्रीका में, ये याद रखिएगा, विक्टोरिया झील, ठीक है। चलिए ये अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है ये, ठीक। चलिए भ्रंश घाटी में है ये, ठीक। चलिए देखिए भ्रंश भ्रंश का मतलब हुआ, जैसे कई होता है ना कि एक मान लो ऐसे एक कोई ये ज़मीन है ये, ठीक है, मान लीजिए बड़ा बहुत बड़ा टुकड़ा है ये, मान के चलिए आप। तो यहाँ क्या होता है, जैसे कि कुछ ऐसा चीज़ हुआ कि यहाँ से लेके ये ऐसे, ये एक पार्ट उठ गया ऊपर और एक पार्ट चला गया नीचे, तो यहाँ पे जो स्पेस बना उसी का जो स्पेस में पानी और ये सब चीज़ें भर गई, तो वो आपका क्या हो गया, ये जो भ्रंश घाटी हो गई, ठीक है। भ्रंश पर्वत भी होते हैं, ठीक, ये याद रखिएगा। चलिए अब यहाँ पे दिया हुआ है, निम्नलिखित में से एक युग्म सुमेलित नहीं है। ये ऊर्जा संयंत्र की बात कर रहा है और संबंधित राज्य। पतरातू ये झारखंड में है, बिल्कुल एकदम सही है। ये ताप विद्युत ऊर्जा संयंत्र है ये, ठीक। ग्वाल पहाड़ी ये सौर ऊर्जा है, ये याद रखिएगा। सौर ऊर्जा का ये अलग से है, इसको ध्यान रखिएगा, पूछा भी जाता है ये, ठीक। चमेरा ये विद्युत जल विद्युत है, ये जल विद्युत संयंत्र है, याद रखिएगा। ये पंजाब में नहीं है, हिमाचल में है ये, ठीक है। तो यही वाला इसमें सुमेलित नहीं है, बाकी सारे सुमेलित हैं। ये कहाँ पे है? ये आपका हिमाचल में पड़ता है, ठीक है, रावी नदी पे, ये याद रखिएगा। और ये मुपंडाल ये ठीक है, तमिलनाडु में है, पवन ऊर्जा, ठीक। तो इनके जो वो मतलब किस क्षेत्र से हैं, किस उससे हैं, जैसे सौर से हैं, ताप से हैं या जल विद्युत है, वो भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से ये देखिए तिब्बत के पठार के समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? तो ये 4500 मीटर है, ठीक है, तिब्बत का पठार। इसका जो अन्य नाम है वो चेंगतांग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चेंगतांग, ठीक है, चेंगतांग, ठीक। ये याद रखिएगा। इसकी औसत ऊंचाई जो है वो 4,500 मीटर है, ठीक है, तिब्बत का पठार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रमुख रेल मार्ग दिए हुए हैं, उनसे जुड़े हुए स्टेशनों को आपको बताना है कि कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। ध्यान से पढ़िएगा, प्रश्न बहुत गलत होता है। मैं ये बार बार रिपीट करता हूँ आपको कि प्रश्नों को बहुत ध्यान से पढ़िए। कई बार हमें आता हुआ प्रश्न हम गलत कर जाते हैं, और यहाँ पे एक मतलब पॉइंटों में मार है। आप एक तो गलत करेंगे, ऊपर से आपका 0.33 नंबर जो है वो और माइनस हो जाएगा, क्योंकि 1/3 आपका माइनस मार्किंग है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। देखिए इसमें नहीं है सुमेलित। ट्रांस साइबेरियन ये ठीक है, ठीक है, सेंट पीटर्स से लेकर के ये व्लादिवोस्तोक तक है, ठीक। कनाडियन पैसिफिक ये भी हैलिफैक्स से वैंकूवर तक है, ठीक है। ये ट्रांस इंडियन ये वालपरेजो ब्यूनस आयर्स ये ठीक है। केप काहिरा बेसिकली ये काहिरा से लेकर के आपका कहाँ तक है? काहिरा से केप टाउन तक है, ठीक है, केप टाउन दक्षिण अफ्रीका में, ठीक। मिस्र ये काहिरा, केप काहिरा ये काहिरा मिस्र का है, और वहाँ से लेकर ये काहिरा से लेकर के केप टाउन यानी दक्षिण अफ्रीका तक। तो ये याद रखिएगा। ये मतलब इसमें सुमेलित नहीं है, बाकी ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें दिया है निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। तो ये डार्विन है। डार्विन दक्षिण अफ्रीका में है क्या? बिल्कुल नहीं है भैया, ऑस्ट्रेलिया में है। अगर थोड़ा सा भी देखोगे तो आपको ऐसे ही पता चल जाएगा। अब आप इसे एलिमिनेट कर सकते हो। पहला वाला गलत है, ठीक है। जब पहला वाला गलत है तो जहाँ जहाँ पहला दिखेगा वो सब गलत हो गया आपका, और उपरोक्त सभी होगा नहीं तो 2 और 3। अगर मान लो 1-2 और नहीं पता भी है, वैसे केन्या से नैरोबी आपको पता है, ठीक है। नाइजीरिया का ये आपका लामोस ये भी पता रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर वो नहीं भी पता है
तो आप उस तरीके से लागोस नाइजीरिया पता चल जाएगा। नहीं भी पता है, मान लो लागोस की नाइजीरिया में है, तो ये आप वैसे ही एलिमिनेशन मेथड से आप आंसर निकाल सकते हैं। निम्नलिखित में से किस एक को बुद्धिमान मानव का निकटतम पूर्वज माना जाता है? तो बुद्धिमान मानव का निकटतम पूर्वज क्रो मैग्नन जो है उसी को माना जाता है। ठीक, बुद्धिमान मानव का निकटतम पूर्वज कौन है? क्रो मैग्नन। ठीक है, याद रखिएगा, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। 30 से 50,000 वर्ष पूर्व हुआ था इसका जन्म। ठीक है, इसका विकास जो हुआ था 30 से 50,000 वर्ष पूर्व। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अरल सागर निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो अरल सागर जो है ये आपका कजाकिस्तान और इसके बीच में है, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में। ठीक है, अरल सागर याद रखिएगा, कई बार ये उसमें पूछता है ये। ठीक, तो ये मध्य एशिया में लमड़ी जल का एक मतलब बहुत काफ़ी बड़ी झील टाइप है ये। अरल सागर जरूर बोलते हैं, बट ये है क्या? झील है ये। ठीक है, झील है बेसिकली, सागर लेकिन इसको बोलते हैं। ठीक, तो ये लमड़ी है, ये भी याद रखिएगा, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित पर विचार करना है और देखना है इसमें से कि कौन सा अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित है। तो देखिए, ड्रैगन्सबर्ग पर्वत है, बिल्कुल है, ये भी अफ्रीका में है। फल्लाह आपका ये मिस्र के क्या कहलाते हैं? ये मिस्र के जो खेतिहर होते हैं ना, कृषक, उनको कहा जाता है फल्लाह। ठीक है, मिस्र के जो किसान होते हैं उनको कहा जाता है। और ये उत्तम आशा जो ये है, केप ऑफ गुड होप जिसको कह सकते हो, ठीक है, वो भी वहीं से संबंधित है। तो ये तीनों जो है 1 2 3 एकदम सही है, तीनों अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित है। देखिए यहाँ पठार और अवस्थिति दी गई है, आपको देखना है इसमें से कौन सा सही सुमेलित है। देखिए कोलोराडो वाला सही है एकदम, बिल्कुल ठीक है। एशिया माइनर ये आपका मिस्र में नहीं पड़ता है, मध्य एशिया में, ठीक है, उधर पड़ता है ये, तो ये याद रखना। तुर्की में पड़ता है ये, मिस्र में नहीं है। ठीक, तुर्की में। अनातोलिया भी आपका तुर्की में है। ठीक, और चिया पास ये आपका दक्षिणी मैक्सिको मान के चलो, मैक्सिको भी अगर आप करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन है एग्जैक्ट देखोगे तो वो साउथ मैक्सिको में है। ठीक है, कहाँ पे है? साउथ मैक्सिको में, चिया पास। इनको लिख लीजिएगा, अगर नहीं लिखा है तो याद कर लीजिएगा। साथ साथ में कमेंट करिएगा आपके कितने प्रश्न इसमें सही हुए हैं। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए बताइएगा, आप लोग कमेंट नहीं करते हो, जो मैं कोई प्रश्न पूछता हूँ तो आप लोग बताते नहीं हो, बताया करिए, आपका उससे नॉलेज बढ़ेगा। ठीक, और बताइएगा कैसे लग रहा है ये सीरीज़ आपको कैसे लग रही है, कैसा वीडियो कैसा रहा आपको। ठीक, अच्छा बुरा जो भी हो बताइएगा कमेंट करके। विश्व के प्रमुख खान क्षेत्र दिए गए हैं, तो इसमें आपको बताना है कि ये कौन से लौह अयस्क के हैं। तो देखिए लेब्राडोर भी है, ये लेब्राडोर गर्त भी ठीक है, सुपीरियर लेक भी ठीक है, ये टॉम प्राइस हिल भी ठीक है, ये करागांडा नहीं, ये कोयला क्षेत्र है ये। ठीक है, कोयला क्षेत्र है। ठीक, तो याद रखिएगा कोयला क्षेत्र, यानी कि दूसरा छोड़ दो, बाकी इसमें 1 3 4 सही है, तो 1 3 4 सी आंसर होगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से स्थानीय पवनों की उत्पत्ति के उत्तरदायी कारक हैं? तो देखिए पर्वतों के भाग यानी पर्वतों का होना, ठीक है, तटीय भूमियाँ ये भी है स्थानीय भूमियों के लिए, और मरुस्थल ये सभी हैं, सभी की वजह से कुछ ना कुछ रीज़न से ये स्थानीय पवनें जो है वो उत्पन्न होती हैं। नीलगिरी पहाड़ी का विस्तार किन किन राज्यों में है? तो याद रखिएगा तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, ये तीनों राज्यों में है। ठीक, उपयुक्त तो सभी राज्यों में, ये महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा इसको। भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी सुदूर बिंदुओं क्षेत्रों के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर है। इसका कहने का मतलब है कि जैसे अगर मान लीजिए ये अपना भारत का मैप है, ठीक है, ये ऐसे ऐसे जो भी इधर और इस तरफ ऐसे, ठीक है, तो ये मान के चलिए यहाँ से लेकर के ये सुदूर, ये पूर्वी भाग हो गया, पूर्वी, और ये सबसे पश्चिमी भाग हो गया इधर, तो यहाँ से यहाँ तक का बोल रहे हैं कि 2 घंटे का, लगभग 2 घंटे का गैप रहता है। यानी कि अगर यहाँ पे 5 बजे सूर्योदय हो रहा है तो आपको लगेगा यहाँ 2 घंटे बाद 7 बजे तक दिखेगा, 7 बजे तक। तो ये याद रखिएगा ये क्यों होता है। तो ये बेसिकली जो आपका देशांतरी विस्तार होता है ना, देशांतरी विस्तार, उसी की वजह से है। देशांतरी विस्तार कितना है अपना देखिए, तो अगर देखोगे तो देशांतरी विस्तार, अगर ये जो मैंने बनाया था मैप, तो इधर वाला भाग और इधर वाला यानी पूर्वी भाग और ये जो पश्चिमी है, इनके बीच अब ये कितना है, ये आपका है 687, और इधर 9725, यानी कि 97 डिग्री 25 मिनट, और यहाँ पे 68 डिग्री 7 मिनट। ठीक, 7 मिनट डबल वाला होगा। ठीक, ये याद रखिएगा।
और इसका मैंने वो भी बता रखा था, इसको मोबाइल नंबर की तरह याद रखिएगा। अक्षांशीय और जो आपका देशांतरी विस्तार है, इसको आप मोबाइल नंबर की तरह याद रखिएगा, ठीक है। तो वो याद रहेगा, अदरवाइज़ भूल जाओगे आप लोग, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भैया, ये है त्रिपुरा तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। बिल्कुल घिरा हुआ है, सही है एकदम, ठीक है। त्रिपुरा और इसके बीच जो सीमा रेखा है उसको जीरो लाइन बॉर्डर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीरो लाइन बॉर्डर, ठीक। तो याद रखिएगा। सिक्किम प्रदेश की सीमाएं 3 देशों से स्पर्श करती हैं, तो ये बिल्कुल ठीक है, 3 देशों से करती हैं। अगर आप सिक्किम देखेंगे तो एक तरफ उसके सिक्किम के जो है नेपाल है, एक तरफ भूटान है और एक तरफ चीन। यहाँ पे ऐसे दिखता है ना सिक्किम छोटा सा, तो वहाँ पे आपको इधर भूटान, इधर फिर नेपाल, इधर चीन, ऐसे करके दिखेगा, ठीक। तो याद रखिएगा ये दोनों कथन सही है, ठीक है। इसमें ये दोनों कथन ठीक है, ठीक, 1 और 2। देखिए 18वां देखते हैं। इसमें दिया है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो देखिए हाइड्रोपोनिक्स, जल में पौधों का उगना, ये बिल्कुल ठीक है, ठीक। हॉर्टिकल्चर, ये बागवानी, बिल्कुल सही है। विटिकल्चर, ये अंगूर की खेती होती है। एपीकल्चर, एपीकल्चर ये क्या है? ये एपीकल्चर आपका मधुमक्खी पालन है। क्या है ये? मधुमक्खी पालन। ये ताबड़तोड़ सीरीज देख लीजिएगा, उसमें मैंने ये सब करवा रखा है, ये सारी चीज़ें मैंने करवा रखी हैं। 1-2 बार देख लीजिए, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपके, बहुत सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगे उसमें। और ये जो रेशम कीट का है, ये सेरीकल्चर बोलते हैं इसको, सेरीकल्चर, ठीक। ये ध्यान में रखिएगा, सेरीकल्चर। और एपीकल्चर किससे है? मधुमक्खी पालन से। निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, बताइए। इसमें देखिए वायुमंडल में सबसे कम आयतन जो है ओजोन का है, तो बिल्कुल ठीक है। और ओजोन जो है गैस, ये केवल समताप मंडल में पाई जाती है, ठीक है। तो ये दोनों कथन ठीक है, समताप मंडल में ही पाई जाती है। मैक्सिमम जो इसका वो है वो समताप मंडल में ही है, ठीक, याद रखिएगा। निम्नलिखित विद्रोहों में से कौन सबसे पहले घटित हुआ? तो अब अगर इनमें क्या है भाई, इनमें अगर आपको इनके ईयर नहीं मालूम है तो आप इनको नहीं कर पाओगे। इस तरीके के क्वेश्चन में क्या है कि अगर पता है, साल पता है, तब तो आप लिखिए, और सबसे पहले लिखिए कि भाई किसका पता है उसका पहले लिख लीजिए। मान लीजिए अब जैसे रामोसी विद्रोह है, ठीक है। तो रामोसी विद्रोह 1822 से 26 के बीच में हुआ, ठीक। ये सारे कृषक विद्रोह हैं ये सब, ठीक है। ये सब क्या हैं? कृषक विद्रोह, ठीक है। गडकरी भी 1844 में हुआ था। रंगपुर आपका ये 1783 में हुआ था। और नील विद्रोह जो है ये आपका जो 1857 की क्रांति हुई थी उसके तुरंत बाद, ये मतलब तुरंत बाद इन सेंस 1-2 साल में हुआ था, यानी 1859 में। ये पूछा भी गया है ये प्रश्न कि 1857 की क्रांति के बाद, ठीक है, कौन सा ऐसा विद्रोह था जो उसके बाद तुरंत बाद हुआ था। तो ये प्रश्न बना हुआ है, इसलिए मैं इसको उसी तरीके से मैंने बताया अभी, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, तो इसमें अब कौन सा विद्रोह था जो सबसे पहले हुआ है? तो ये 1783 में यही हुआ था सबसे पहले। ईयर याद रखिएगा, रंगपुर विद्रोह। ये सारे जो है, ये दो आपके जो 2 विद्रोह हुए थे, ये महाराष्ट्र में, और ये वाले जो 2 हैं ये आपके बंगाल में हुए थे दोनों, और सब कृषक विद्रोह ही हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फटाफट देखते हैं। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग को भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। देखिए इसको नहीं कहा जाता है मुक्तिदाता, चार्ल्स मेटकाफ को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? चार्ल्स मेटकाफ, ठीक, ये याद रखिएगा। और ये बेंटिंग का दृष्टिकोण भले ही भारतीय समाचार पत्रों के प्रति उदार रहा हो, लेकिन जो मुक्तिदाता है वो चार्ल्स मेटकाफ को ही कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा, हो सकता है कि कन्फ्यूज़न हो जाए, इसलिए इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक। इसका नाम अलग से, जैसे हम लोग याद करते हैं कि जो सती प्रथा था, राजा राम मोहन राय के सहयोग से, उनके प्रयासों से, ठीक है, वो जाके समाप्त किया था 1829 में, ठीक, वो भी याद रखिएगा। 1829 में सती प्रथा का वो लाया था, एक्ट लेके आया था उसके विरोध में, कि उसको मतलब अवैध घोषित किया था, ठीक। तो इसमें जो होगा आंसर जो होगा इसका, वो होगा ए गलत परंतु आर सही। निम्नलिखित ब्रिटिश कालीन आयोग या समितियों में उनके उद्देश्यों के मतलब कौन सा सुमेलित है, पूछा है। तो देखिए सप्रू आयोग ये बेरोजगारी से संबंधित था, हंटर आयोग ये शिक्षा से था, बिल्कुल सही है, ठीक है। इनाम कमीशन ये जो था ये भूमि से संबंधित है। मैंने टेलीग्राम चैनल पर एक पूरा ये कमीशन वाला से जितने भी कमीशन हुए हैं मॉडर्न हिस्ट्री में, उसमें लगभग सारे ही हैं, देख लीजिएगा उसको।
मैंने इस टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया हुआ है, वो उसकी एक PDF शेयर करी है, वो देख के आप उसको लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, या वही PDF ही आप बार बार देख लीजिए, 2-3 बार देख लीजिए। बेहतर रहेगा कि आप नोट्स बना लीजिए, जिनका डेट या जिनका पर्पज़ पता है उनको छोड़ के बाकी आप बना लीजिए नोट्स उसमें, ठीक। तो इनका जो डेट है वो भी याद रखिएगा। जैसे ये सप्रू जो है, सप्रू वाला ये 1934 में बना था। ये कब बना था? 1934 में। उस समय कौन था? विलिंगटन, ठीक है, ये जो गवर्नर जनरल। हंटर कमीशन जो आया था वो लॉर्ड रिपन के टाइम पे आया था। कब? 1900, ये हंटर वाला 1882-83 में, ठीक है, ठीक है, ये याद रखिएगा। रिपन, उस समय रिपन थे, ठीक। और इनाम कमीशन ये डलहौजी के टाइम पे आया था 1852 में, ठीक, याद रखिएगा। व्यपगत सिद्धांत डलहौजी का ही था, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इसमें तीनों ही आपके सुमेलित हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थापना वर्ष के अनुसार प्रथम स्थान पर है? तो देखिए, इनमें जो स्थापना और आने का दोनों क्रम याद रखिएगा। देखिए, कई बार क्या होता है कि ये पूछ लेता है आने का क्रम, और कई बार क्या होता है ये स्थापना का क्रम पूछ लेता है। तो इसमें याद रखना, सबसे पहले जो स्थापित हुई थी वो आपकी पुर्तगाली ही हुई थी, यानी कि सी वाला, ये आपकी पुर्तगाली 1498 में हुई थी, ठीक है। उसके बाद आपके ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी हुई थी 1600 में, डच वाली 1600 में, ठीक। अंग्रेजी भी उसी समय हुई थी, लगभग 1 साल 2 साल बाद, तो ये 1602 में हुई थी अंग्रेजी। और ये जो फ्रांसीसी है ये आपकी 1664 में, सबसे बाद में हुई थी, ठीक, याद रखिएगा। इनका आने का क्रम याद रखिएगा, ये वाला PD, BD और FS, ये इनका आने का क्रम है। ये सबसे पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर ब्रिटिश, फिर डेनिश, फिर आपके फ्रांसीसी, और ये फिर स्पेनिश, ठीक। तो ये क्रम है इनका, याद रखिएगा, PD, BD, FS। पुर्तगाली आए सबसे पहले थे और गए भी सबसे पहले, गोवा में बहुत दिनों तक रहे ये, 1961 में इनको यहाँ से भगाया गया, ठीक है, तो याद रखिएगा। पानीपत के तृतीय युद्ध में ये हुआ कब था? ये पानीपत का तीसरा युद्ध तो ये 1761 में हुआ था, ठीक है। और मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था ये भी ध्यान रखिएगा। इसमें पूछ रहा है कि मराठों का नेतृत्व किसने किया था? तो ये सदाशिव राव भाऊ ने किया था। कई बार इसी प्रश्न को थोड़ा सा घुमा के पूछ लेता है। घुमा के क्या पूछ लेता है कि उस समय पेशवा कौन था मराठों का, मतलब मराठा पेशवा कौन था उस समय? तो पेशवा तो ये बालाजी विश्वनाथ थे, लेकिन अगर युद्ध में नेतृत्व की बात करें तो युद्ध में नेतृत्व जो है वो सदाशिवराव भाऊ ने किया था। इस पर एक मूवी भी बनी है, वो मूवी का नाम याद नहीं आ रहा है मुझे, वो शायद कपूर, कौन है कपूर, वो कपूर सन है मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। वो मूवी देखिएगा, उसी पे बनी हुई है, ठीक है, अच्छी मूवी है। निम्नलिखित में से किस एक को सुभाष चंद्र बोस ने आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा है? तो ये स्वामी विवेकानंद के बारे में कहा है ये, इनका नाम याद रखिएगा, ठीक है। महान ये सब विभूतियाँ हैं ये भारत देश की, इनके बारे में आपको जब भी समय मिला करे ना, इनकी जीवनी या इनकी कोई पुस्तक इनके बारे में ज़रूर पढ़ा करिए, ठीक है। ये लोग ऐसे लोग हैं जो कि मतलब बहुत अच्छे बातें बताते हैं ये, ठीक है, मोटिवेशनल और सारी चीज़ें। इनका जो है वो रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु रहे हैं, इनका नाम याद रखिएगा। रामकृष्ण मिशन की भी स्थापना की थी इन्होंने, ठीक है, 1897 में, याद रखिएगा, ठीक है। धर्म संसद हुई थी शिकागो में, उसमें भी गए थे, 2 बार हुई थी, दोनों में गए थे ये, तो इनका नाम याद रखिएगा, ठीक। बहुत कम उम्र में ही इन्होंने बहुत बड़ा नाम कमा लिया है, ठीक है। चलिए, ठीक है, इनका मतलब ये था कि मानव सेवा ही सर्वोपरि है, इनका जो मुख्य उद्देश्य था। इनका कहना था कि अगर आप मानव सेवा कर रहे हैं तो बहुत वो भगवान की सेवा ही है एक तरीके से, ठीक है, नर सेवा नारायण सेवा। द पॉइनियर, अब इसमें समाचार पत्र दिए हुए हैं और उनके मतलब प्रकाशक या संपादक कौन है? तो द पॉइनियर की ये महात्मा गांधी नहीं है, याद रखिएगा, द पॉइनियर के जॉर्ज एलन है, ठीक। नेशनल हेराल्ड की ये जवाहरलाल नेहरू हैं, ठीक है। स्वदेश वाहिनी ये CR रेड्डी, फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास, ठीक। इसमें देखिए, इसमें स्वदेश वाहिनी का भी थोड़ा डाउट है मुझे, पहला तो गलत हो गया, तो अगर आपको ऐसे मिलाना है तो ये यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, ये आपको दोनों आपके मतलब गलत हो गए। बचेगा नेशनल हेराल्ड और फ्री हिंदुस्तान, ये दोनों तो सही हैं, यानी कि 2 और 4 तो ठीक है, तो 2 और 4 ठीक है, यानी कि ये तीसरा वाला भी गलत है, ठीक। स्वदेश वाहिनी, तो ये स्वदेश वाहिनी है कौन? तो ये के रामकृष्ण पिल्लई है, ठीक है, के रामकृष्ण पिल्लई, याद रखिएगा, ठीक, के रामकृष्ण पिल्लई, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, बता दे रहा हूँ, लिख लीजिएगा, ये गलत है और ये गलत है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तो उसमें C करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका को पृथक करने का
की मांग की गई थी। तो याद रखिएगा ये 86 में हुआ था ये सम्मेलन, उसी में ये मांग की गई थी। तो ये दूसरा ही सम्मेलन था, याद रखिएगा। 85 में तो बनी ही थी कांग्रेस, 1885 में तो बनी ही थी, और दूसरे ही सम्मेलन में जो है ये न्यायपालिका और कार्यपालिका को पृथक करने की ये मांग की गई थी। तो ये भी याद रखिएगा। और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो किसने किया था? वो तो दादा भाई नौरोजी। ये पहले जो है वो क्या थे, एक तरीके से मतलब वो थे दादा भाई नौरोजी। ठीक, याद रखिएगा। पहले जो थे उनको याद रखिएगा कि कौन पहला था। ठीक है, जैसे पहले जो 1885 में जो अध्यक्षता ये कांग्रेस अधिवेशन हुए तो उसमें अध्यक्षता किसने करी थी? तो वो WC बनर्जी का नाम याद रखिएगा। पहले जो मुस्लिम थे जो अध्यक्ष बने थे तो वो थे कौन? बदरुद्दीन तैयब जी, उनका भी नाम याद रखिएगा। ठीक है, पहले यूरोपियन कौन बने थे? तो वो जॉर्ज यूल, उनका नाम याद रखिएगा, जॉर्ज यूल का नाम याद रखिएगा। तो जो पहले हैं उनको याद रखिएगा। पूछा बहुत कम जाता है इस तरीके से, वनडे एग्जाम्स में ज़रूर कभी कभी पूछ लिया जाता है, लेकिन यह है कि याद रखिएगा, क्या पता 2-3 सेंटेंस दे दे तो उसमें पूछ सकता है ये। ठीक, तो ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, 1905 का ये जो अधिवेशन हुआ था याद रखिएगा, बनारस में हुआ था ये। ठीक, इसकी ये जो अध्यक्षता है गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था, और यही इसी अधिवेशन में स्वराज पर पहली बार चर्चा हुई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अभिकथन और कारण का इसमें दिया गया है। अभिकथन देखिए कि चार्ल्स वुड डिस्पैच जो है, जो कि 1854 में आया था, शिक्षा का, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो बिल्कुल सही है, एकदम परफेक्ट कहा गया है इसको। इसमें पहली बार व्यापक स्तर पर शिक्षा हेतु सुझाव एवं घोषणाएं की गई थी। तो ये भी बिल्कुल सही है। कथन कारण बिल्कुल सही है, RA की जो है वो सही व्याख्या भी कर रहा है। ठीक, ए वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही युग्म सुमेलित नहीं है? देखिए इसमें से बेसिकली आपको देखना है, प्रश्न बहुत ध्यान से पढ़ना है, गलत हो जाएगा, इसीलिए मैं बार बार चीज़ों को रिपीट कर रहा हूँ कि प्रश्न को ध्यान से देखना है, और जो की पॉइंट्स है उसको अंडरलाइन या गोला मार लीजिएगा, उसमें बहुत समय नहीं लगता है। ठीक है, अवध किसान सभा बाबा रामचंद्र, ये ठीक है, प्रतापगढ़ जिले में उधर ही किया था इन्होंने। ठीक, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, बिहार जो किसान सभा है वो स्वामी सहजानंद सरस्वती, ये भी एकदम सही है। ठीक है, आपका कृषक प्रजा पार्टी ये फजलुल हक, ये भी बिल्कुल सही है। आंध्र प्रांतीय जो किसान सभा थी वो, ये इसमें थोड़ा सा डाउट है, यही वाला जो है ये इसका सही नहीं है आंसर। ठीक है, ये याद रखिएगा, NG रंगा द्वारा किया गया था ये, NG रंगा। ठीक, आंध्र प्रांतीय सभा, बाकी सब सही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट, ये 1928 में लॉर्ड लिटन निम्नलिखित में से किस युद्ध में अग्रगामी नीति का अनुसरण किया है? मैंने 4 वीडियोस बनाए हैं, ये जो आपके मतलब ये जो ब्रिटिश इंडिया के जो गवर्नर जनरल या ये रहे हैं वायसराय, इनके ऊपर मैंने 4 या 5 वीडियो बनाए हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। इनकी क्या क्या, इनके मतलब कार्यकाल में कितनी घटनाएं हुई हैं, क्या घटनाएं हुई हैं, कौन सी संधि हुई है, कौन सी युद्ध लड़ा है, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि मैंने बहुत सारी किताबों से लेकर बनाया है। उसमें एक किताब का नहीं है, उसमें बहुत सारी किताबों का है। मतलब उसको इसलिए बोल रहा हूँ कि वो देख लीजिए, आप उसको देख लीजिए तो आपको किस वायसराय, किस गवर्नर जनरल या किस इस वायसराय के कार्यकाल में कौन सी घटना हुई है वो आपको एकदम याद हो जाएगा। ठीक है, उसको मैं पिंड कर दूंगा इसमें, आई पे क्लिक कीजिएगा, मिल जाएगा आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो अच्छा, इसका तो आंसर बताया नहीं मैंने ना। हाँ, तो पूछ रहा है कि अग्रगामी, जो इसमें फॉरवर्ड पॉलिसी की बात कर रहा है इसमें, तो वो फॉरवर्ड पॉलिसी कब अपनाया गया था? तो 1878 से लेकर 80 के बीच में ये दूसरा अफगान युद्ध हुआ था, उसी में ये नीति अपनाई गई थी। तो ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, गलती ना हो। ठीक, ठीक है, तो याद रखिएगा इसमें द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से लेकर के 80 के बीच में हुआ था। इसी में आपकी गंडमक की संधि हुई थी। कौन सी? गंडमक की संधि। कब? 1879 में, याद रखिएगा। ठीक, ये याद रखिएगा, लॉर्ड लिटन था उस समय, तो महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पहला कब हुआ था? तो याद रखिएगा ये तो बहुत पहले हुआ था, 1700 इस समय 1700 आपका 39-42 में हुआ था। 1700 बोल रहा हूँ, 1800। ठीक है, 1842 और 39 और 42 के बीच में। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, एक मिनट इसको सही से लिख देता हूँ, 1842 से
39 से 42, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन को। लॉर्ड कर्जन द्वारा वर्ष 1902 में पुलिस आयोग की नियुक्ति की गई थी, पुलिस कमीशन बनाया था बेसिकली इन्होंने। तो किसकी अध्यक्षता में बनाया था, याद रखिएगा, ये एंड्रू फ्रेजर की अध्यक्षता में बनाया था, ठीक है, एंड्रू फ्रेजर की अध्यक्षता में बनाया था। ये 1902 में बनाया था, तो याद रखिएगा, ठीक, ये ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। यंग हस्बैंड के नेतृत्व में तिब्बत में एक अभियान भी भेजा था, तो याद रखिएगा ये भी। निम्नलिखित में से कौन सा अंग्रेज यात्री कैप्टन हॉकिंस के साथ भारत आया था जिसने अनारकली की दंत कथा का उल्लेख किया था, तो विलियम फिंच था। इसका नाम याद रखिएगा, विलियम फिंच, जिसने कि अनारकली की दंत कथा का उल्लेख किया था। तो ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है डायरेक्ट कि कौन सा अंग्रेज ब्रिटिश यात्री था जिसने अनारकली की दंत कथा का उल्लेख किया है। मान लो कैप्टन हॉकिंस का जिक्र ना करे तो भी आपको पता होना चाहिए। महाकवि भारवी जिन्होंने किरात अर्जुनियम, तो याद रखिएगा, दो प्रश्न इसमें, किरात अर्जुनियम किसकी रचना है, भारवी की। ये नामक महाकाव्य लिखा किस शासक की राजसभा में निवास करते थे, तो याद रखिएगा सिंह विष्णु, ठीक, ये इनका नाम याद रखिएगा। पल्लव वंश के शासक हैं ये, बेसिकली संस्थापक भी यही हैं, सिंह विष्णु, ठीक, याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अगला देखते हैं, फटाफट करते हैं इसको। अशोक के शिलालेख दिए हुए हैं और वो किस विषय से संबंधित हैं, उनमें मतलब क्या लिखा गया है वो पूछा है इसमें से कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए पहला जो शिलालेख उसमें पशु बलि की निंदा की गई है, चौथे में भेरी घोष, और इसकी सही है ये, मतलब भेरी घोष और मतलब भेरी घोष की जगह धर्म घोष यानी कि, ठीक है, उसकी चर्चा की गई है, उसकी घोषणा की गई है। 13वें शिलालेख में ये कलिंग युद्ध की चर्चा मिलती है, बिल्कुल एकदम परफेक्ट है, ठीक। 5वें शिलालेख में धम्म महामात्रों की नियुक्ति की बात की गई है, ठीक है, ये धम्म की व्याख्या नहीं, धम्म की व्याख्या जो है वो 11वें में है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। धम्म की जो व्याख्या है वो किस में है, 11वें शिलालेख में। चलिए निम्नलिखित में से, अच्छा आप कमेंट करके बताइएगा कि अशोक किस शासक वंश का राजा था, ठीक है, गुप्त, मौर्य या फिर अन्य कोई, बताइएगा, हर्यक वंश, ठीक है, कमेंट करिएगा। शैव धर्म का सबसे प्राचीन संप्रदाय पाशुपत संप्रदाय है, तो बिल्कुल सही है, ये पाशुपत संप्रदाय शैव का ही है। पाशुपत हो गया, कापालिक हो गया, ये सब, ठीक। पाशुपत संप्रदाय की स्थापना ये लकुलिस ने की थी, तो दोनों कथन ये बिल्कुल फिट है, सही है। ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है, तो बताइए आप किस में मिलता है, तो याद रखिएगा ये तृतीय मंडल में, ठीक। यहाँ पे सविता जो देव हैं, यानी कि सविता किसका वो है पर्यायवाची, ये सूर्य भगवान का है, सविता भगवान का, ठीक, याद रखिएगा ये गायत्री मंत्र याद रखिएगा, ठीक। 10वें में पुरुष सूक्त का जिक्र है इसमें, 10वें मंडल में, ठीक है, जिसमें कि वर्णों की बात की गई है, 4 वर्णों की बात की गई है, ठीक, तो ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाण काल से संबंधित है, देखिए इसमें नवपाषाण काल में जो भीमबेटका के गुफा चित्र, पशुपालन का प्रारंभ, मानव द्वारा सर्वप्रथम आग का प्रारंभ या पहिए का प्रयोग। तो देखिए ये चौथा नंबर और आपका ये मानवों द्वारा आग का प्रयोग, ये सब तो है। भीमबेटका भी इसके जो चित्र हैं वो भी हैं। पशुपालन का प्रारंभ ये पहले से हो चुका था, मध्यपाषाण काल से ही हो चुका था, ठीक, तो याद रखिएगा दूसरा छोड़ के 1, 3, 4 यानी कि ए करेक्ट आंसर होगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित ये हिंद महासागर में होने वाले व्यापार को नियंत्रित करने के लिए कार्ड्स अर्मेडा व्यवस्था, ये कौन सी व्यवस्था, कार्ड्स अर्मेडा व्यवस्था, ये किसके द्वारा लागू की गई थी, तो याद रखिएगा ये पुर्तगालियों के द्वारा, ठीक है। उस समय अल्मेडा था यहाँ का वो, उसने ब्लू वाटर पॉलिसी भी लागू करी थी, पुर्तगाली गवर्नर था उस समय, ठीक है, उसने ये चीज़ शुरू करवाई थी। बेसिकली वही है चुंगी टाइप, है ना, कि समुद्री जो मार्ग का जो इस्तेमाल करेगा वो चुंगी देकर जाएगा, नहीं देगा तो उसका जो जहाज़ है वो जब्त कर लिया जाएगा। धर्म तृतीय रत्न, इशारा और शिवाजी की जीवनी, ये प्रमुख रचनाएं किसकी हैं, तो याद रखिएगा ये ज्योतिबा फुले समाज सेवी, ठीक, इनके बारे में याद रखिएगा, इनकी ये कृतियाँ हैं। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाने वाले नामदेव किस समुदाय से संबंधित है, ये बरकरी समुदाय से, ठीक, याद रखिएगा इसमें। बाबर द्वारा लड़े गए जो युद्ध हैं उनका सही कालानुक्रम बताना है आपका, चंदेरी, खानवा और घाघरा। एक ट्रिक है, याद रखिएगा, अगर आपको अच्छी लगे तो याद कर लीजिएगा, अदरवाइज जैसे भी आपको मतलब याद कर पाएँ याद कर लीजिएगा। बाबर ने जो भी युद्ध लड़े जैसे उसको इस तरीके से याद करिए, पानीपत का लड़ा, ठीक है, तो पानी पिया,
खाना खाया, तो खाना खाया यानी खानवा, ये पानीपत हो गया, ये खानवा हो गया, ठीक है। चांद देखा और घर चला गया, तो ये हो गया पानीपत का, ये खानवा का, ये चंदेरी का, और ये आपका घग्घर यानी घाघरा का। तो 1526, ठीक है, ये 1527, ये आपका 1528, और ये आपका घग्घर 1529, यानी घाघरा वाला जो युद्ध लड़ा वो सबसे लास्ट में लड़ा। तो ये याद रखिएगा इसी को, पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा और घर चला गया, इस तरीके से। घर नहीं गया वो तो यहाँ पे पूरा मतलब उसने अपना साम्राज्य विस्तार किया, लेकिन एक ट्रिक याद करने के लिए, ठीक। तो ये याद रखिएगा। इसके हिसाब से अगर देखेंगे तो आपका कौन सा सबसे पहले आपका जो युद्ध हुआ था वो कौन सा हुआ था, खानवा इसमें, ठीक है। खानवा के बाद क्या देखा उसने, चांद देखा, चांद देखा उसके बाद घर गया, तो 312 यानी कि सी वाला करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित युगों पर विचार करना है। अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद ये मराठों का था शिवाजी के दरबार में, ठीक है। तो उनका ये अष्टप्रधान जो किससे संबंधित, तो ये मराठों से, बेसिकली जो शिवाजी ने इसकी शुरुआत करी थी। तो उसमें दिया गया है कि कौन कौन से मंत्री को कौन कौन सा कार्य दिया गया था वो बताना है इसमें आपको। देखिए, सुमंत आपके विदेश मंत्री, सरे नौबत ये सेना भर्ती संगठन, अमात्य ये वित्त मंत्री, और राजस्व ये सब देखते थे। तो ये तीनों जो है वो एकदम करेक्ट ऑप्शन है, ठीक। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। देखिए, राज्य विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कौन सा कथन एक सत्य नहीं है इसमें, ठीक है। इसका कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, बस यही पकड़े गए हैं। इसका कार्यकाल 6 वर्षों का नहीं होता है, ये तो जैसे राज्यसभा होती है वैसे ये भी होती है, ठीक है। विधान परिषद, इसका कार्यकाल नहीं होता है, इनके जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। यह एक स्थायी सदन है, बिल्कुल ठीक है। तो यही वाला गलत हो, इसका आंसर तो मिल गया आपको। विधान परिषद के कुल सदस्यों में 1/6 जो है वो आपको राज्यपालों द्वारा मनोनीत किया जाता है, तो वो भी याद रखिएगा। विधान परिषद सदस्य बनने हेतु जो न्यूनतम आयु है वो 30 वर्ष है, तो ये भी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए कमेंट करिएगा कि विधान परिषद की जो संरचना है, सही से सुनिएगा प्रश्न, विधान परिषद की जो संरचना है उसके बारे में किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है, ठीक। ऑप्शन दे दूं या बता लोगे, ऐसे ही बताइएगा आप, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का ताप विद्युत संयंत्र नहीं है, कौन सा नहीं है, देखिए इसमें तो ओबरा ताप विद्युत संयंत्र है, सिंगरौली भी है, टांडा भी है। नरौरा ये आपका क्या है, ये आपका परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, ठीक है। ताप नहीं है, परमाणु वाला है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो इस वजह से ये अलग हो गया इसमें से, ठीक। मूल अधिकार वाद योग्य हैं, इससे क्या तात्पर्य है, तो भैया इससे तात्पर्य है कि जब भी इनका हनन होगा तो आप इनको कोर्ट में जाके लागू करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये इन पर सार्वजनिक रूप से इन पर सार्वजनिक रूप से बहस की जा सकती है, ये नहीं, इनको लागू करवाने के लिए आप न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। कौन से अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 32 याद रखिएगा, अनुच्छेद 32, ठीक। और हाई कोर्ट में ये दो ही के पास जा सकते हैं, या तो हाई कोर्ट या तो आप जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। तो हाई कोर्ट के हिसाब से 226 के अनुच्छेद में, और सुप्रीम कोर्ट में ये 32 आर्टिकल 32 याद रखिएगा। चोल काल में ग्रामीण प्रतिनिधि सभाओं के चुनाव में उम्मीदवारों के लिए अनिवार्य योग्यता नहीं थी, याद रखिएगा। तो उस ग्राम का मतलब निवासी हो, ये थी। 30 से 70 वर्ष की आयु, ठीक है, ये भी सही है। वैदिक मंत्रों का ज्ञाता हो, ठीक है। शिक्षित ना होना, ये कोई क्लॉज नहीं था, याद रखिएगा। यही वाला इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक। निम्नलिखित में से किसके द्वारा मौर्य काल में राजस्व एकत्र करने का कार्य किया जाता था, तो समाहर्ता, क्या है, समाहर्ता, याद रखिएगा। प्रादेशिक ये प्रांतीय गवर्नर का काम करता था ये बेसिकली, ठीक। और अंतपाल ये आप कह सकते हैं जैसे सीमा सुरक्षा बल होता है उस टाइप से, तो यानी कि ये सीमा जो प्रांत प्रहरी कह सकते हैं, सीमा रक्षक कह सकते हैं आप इसको, अंतपाल को। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद स्कूलों में मिड डे मील की व्यवस्था का व्यवस्था का प्रेरणा स्रोत है, बेसिकली किसमें कहा गया है, इस तरीके की बात की गई है। तो देखिए ये 44 तो यूसीसी से रिलेटेड है, अभी जो बहुत मुद्दा गर्म इस पर चल रहा है, यूसीसी, ठीक। और अनुच्छेद ये 43 भी नहीं है, अनुच्छेद 45 भी नहीं है, अनुच्छेद 47 है ये, ठीक है, जिसमें कि ये पोषाहार और उच्च जीवन स्तर की ऊंचा उठाने का प्रयास करना, इस टाइप का उसमें दिया हुआ है। तो ये करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, आपका 47 होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भाग या अनुच्छेद केंद्र राज्य विधायी संबंधों की चर्चा करता है। देखिए, केंद्र और राज्य में जो संबंध है वो 3 लेवल के होते हैं। कौन कौन से, एक तो विधायी हो गया ये, ठीक है,
विधायी हो गया, एक प्रशासनिक हो गया, और एक वित्तीय हो गया। ठीक है, ये 3 संबंध। ठीक है, तो ये विधायी वाला आपका ये 245 से लेकर के और 255 तक भाग 11 में, भाग 11 में ही प्रशासनिक भी है। ठीक है, 256 से लेकर के आपके 268 तक, या 68 क्या 65 तक मान सकते हैं। ठीक, और उसके आगे वित्तीय जो हैं वो भाग 12 में आ जाते हैं, 268 से लेकर 293 तक। ठीक है, ये 56 से लेकर के आपका 263 तक होता है। ठीक है, 263 तक। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह टिप्पणी की गई कि भाग 3 और 4 के मध्य संतुलन संविधान का आधारभूत ढांचा है? तो ये जो है मिनर्वा मिल्स, जो कि 1980 में हुआ था। ठीक है, 1980 में ये वाद हुआ था मिनर्वा मिल्स, उसमें ये चीज़ कही गई थी। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। केशवानंद भारतीवाद ये 1973 में हुआ था, जिसमें बेसिक जो आधारभूत ढांचा वाला सिद्धांत है वो उसकी उत्पत्ति हुई थी एक तरीके से। ठीक, तो वो याद रखिएगा। बहुत ही ऐतिहासिक वो था, विवाद था, वाद था। तो उस पर ये चीज़ प्रश्न भी पूछा गया है, अभी पूछा भी गया था ये। देखिए नीचे दिए गए कथन, आपको अब कारण और कथन दिए गए हैं, बताना है इसमें से। तो प्राक्कलन समिति को स्थायी मितव्ययिता भी की समिति भी कहा जाता है, स्थायी मितव्ययिता की समिति भी कहा जाता है। तो बिल्कुल एकदम परफेक्ट है, ये वाला सही है, क्योंकि यह समिति सरकारी अपव्यय को रोकने में सिफारिश करती है। तो बिल्कुल ठीक है, ये दोनों कथन कारण बिल्कुल सही हैं। ठीक है, और इसका जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। किसी राज्य की जनसंख्या कितनी होने पर उसे मध्यवर्ती खंड पर स्तर पर पंचायत का गठन करना पड़ता है? तो 20 लाख। ठीक है, 20 लाख की अगर आबादी है उसकी, तो वो उसको ये करना है। ठीक है, और ये जो हुआ कैसे, कब पंचायतों का गठन वगैरह, ये सब संवैधानिक दर्जा कब दिया गया इनको, तो ये चीज़ याद रखिएगा। 13वां संविधान संशोधन हुआ था जो 1992 में, उसी के तहत ये सारी चीज़ें व्यवस्था की गई हैं। ठीक, ये भी याद रखिएगा, पूछा जाता है ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। भारतीय संविधान में राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक सुरक्षित रखना किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये याद रखिएगा, इस तरीके से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। ये कनाडा से लिया गया है। ठीक है, और इसका अनुच्छेद कौन सा है? तो 201। ठीक, ये भी याद रखिएगा, किस अनुच्छेद के तहत? 201 के तहत राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रखा जाता है। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक केंद्र पर यह कर्तव्य आरोपित करता है कि वह बाह्य आक्रमण से आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करेगा? तो ये अनुच्छेद जो है वो 355 है, याद रखिएगा इस चीज़ को, अनुच्छेद 355। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभिकथन और कारण से संबंधित प्रश्न फिर आ गया आपके सामने। देखिए, संविधान की उद्देशिका संविधान के निर्माताओं के विचार को जानने की कुंजी है। बिल्कुल ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि जहाँ संविधान की भाषा अस्पष्ट, वहाँ यह संविधान निर्माताओं के आशय को समझने में सहायक है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, कथन कारण बिल्कुल सही है, और इसकी ये जो कारण है वो कथन की व्याख्या भी कर रहा है कि क्यों ऐसा है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक उच्चतम न्यायालय के परामर्शी क्षेत्राधिकार के बारे में बात कर रहा है? अनुच्छेद 143। ठीक, उच्चतम न्यायालय कभी भी स्वप्रेरणा से राष्ट्रपति को परामर्श नहीं देता। बिल्कुल ठीक है, ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति को बोलेगा कि ये चीज़ ऐसे करो या ये चीज़ ऐसे होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए परामर्श को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य भी नहीं है। तो ये भी बिल्कुल सही है। सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए बाध्य है, ये भी नहीं है। ठीक है, इसमें जो पूछा है कि क्या नहीं है सत्य, तो यही वाला सही नहीं है। इसमें बोल रहा है बाध्य है, जबकि बाध्य नहीं है, उसका मन करेगा। ठीक है, राष्ट्रपति ने कोई चीज़ पूछा तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर उसके निर्णय पे है कि वो देता है नहीं देता है वो। ठीक है, अनुच्छेद 143 सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार प्रदान करता है। ये बिल्कुल ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका सी। ठीक, यही वाला गलत है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके तहत राज्यसभा को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि वह राष्ट्रीय हित में अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सके? तो ये याद रखिएगा 312 में, ये चीज़ याद रखिएगा। 349 है ये जो राज्य सूची है, उस पर, उसमें जो विषय हैं उस पर जो है संसद नियम बना सकती है, वो 249 में है। ठीक, ये चीज़ याद रखिएगा। वैसे तो सारी चीज़ें अलग अलग मतलब बांटी गई हैं, चाहे वो केंद्र मतलब केंद्र की सूची है,
राज्य सूची है, समवर्ती सूची है, लेकिन संसद जो है वो कुछ कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं 4-5 जहां पर राज्य के जो विषय सूची में हैं विषय, उनको भी वो उसमें बना सकती है। भारत, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 58वां। भारत का निर्वाचन आयोग निम्नलिखित में से किन चुनाव का अधीक्षण, नियंत्रण और निर्देशन करता है? तो याद रखिएगा, इनमें से राष्ट्रपति का करता है, उपराष्ट्रपति का करता है, राज्य विधानमंडल के चुनाव का करता है, लेकिन स्थानीय निकायों का नहीं करता है। मैंने पहले भी बताया है, वो राज्य निर्वाचन आयोग करता है। कौन करता है? राज्य निर्वाचन आयोग। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा 1, 2, 3 बी होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अवशिष्ट विधायी शक्तियां केंद्र को प्रदान की गई हैं? तो जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो 248 अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र को दी गई हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। जो तीनों लिस्ट में नहीं है उनमें जो है उन सब्जेक्ट्स को, उन विषयों को सरकार के पास ही रखा गया है, उनको अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ कही गई हैं वो, तो उनको केंद्र सरकार के पास रखा गया है। अनुच्छेद 248। देखिए, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे मूल कर्तव्य में शामिल नहीं है? मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया था? 1976 में जोड़ा गया था। बेसिक से नहीं है ये, मतलब शुरुआत से नहीं है, ये याद रखिएगा। कई बार सेंटेंस में दे देगा तो कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, आप भूल जाएंगे। जो मूल कर्तव्य हैं वो बाद में जोड़े गए हैं, 1976 में जोड़े गए। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन। ठीक, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, बाद में जोड़े गए। और ये जो आपके किस मैंने पहले भी बताया है, ये कौन से आयोग की सिफारिश पर किया गया था, ये बताइएगा, इसमें कमेटी का नाम बताइएगा। ठीक है, मैं पहले बता चुका हूँ इस चीज़ को। तो देखिए, इसमें कौन सा है? राष्ट्रगान का आदर करना है, बिल्कुल है। प्रभु भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता सुरक्षित रखना, ये भी है। चुनाव में मतदान करना, ये नहीं है। ठीक है, तो अब जैसे सिर्फ 1 और 2 है, आंसर से दूर रखना, ये भी ऐसा कुछ सीधे सीधे नहीं लिखा गया है, तो 1 और 2 होगा इसमें। ठीक है, ये याद रखिएगा। निम्नलिखित राज्यों में भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त करने का क्रम दिया, मतलब पूछा है इसमें कि सबसे अंतिम में कौन, इसमें सबसे अंतिम कौन है? तो अगर आपको ईयर मालूम है इनके बनने का, तब तो कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। जैसे देखिए, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो हुआ था वो नागालैंड हुआ था 1960-63 के दशक में। ठीक है, 1963 में हुआ था। ठीक, फिर आपका सिक्किम आता है 1975 में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश आता है 1971 में। ठीक, अरुणाचल आता है आपका 1987 में, 1987 में। इसी टाइम पर गोवा भी है। ठीक, गोवा का भी इसी टाइम पे है, मिजोरम भी इसी टाइम पे है। तो ये 3-4 स्टेट एक साथ बने थे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो सबसे लास्ट में कौन बना था? अरुणाचल इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला 62वां। अभिकथन और कारण से रिलेटेड। उत्तल दर्पण का प्रयोग साइड मिरर में वाहनों के रूप मतलब किया जाता है, तो बिल्कुल ठीक है, साइड मिरर में यूज़ होता है ये। और क्यों होता है? क्योंकि इसका दृश्य क्षेत्र जो है अधिक होता है, इसीलिए किया जाता है ये। ठीक है, तो ये कथन कारण दोनों सही हैं, और आर जो है एक ही सही व्याख्या भी कर रहा है। लाइक कर दीजिएगा इसको भैया। ठीक है, लाइक का बटन एकदम दबा दीजिए। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित है? सही सुमेलित है, देखिए, क्रोमेटोलॉजी विभिन्न रंगों का अध्ययन, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, इक्थियोलॉजी ये मछलियों का अध्ययन, बिल्कुल ठीक है। होरोलॉजी ये समय का अध्ययन, बिल्कुल ठीक है। तो ये इसमें सारे ही सही हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे सूची दी गई है, मिलान करना है, मिलाइए। साधारण नमक आपको पता है, सोडियम क्लोराइड। ठीक, नीला थोथा कॉपर सल्फेट। ठीक है, धावन सोडा आपका ये क्या, सोडियम कार्बोनेट। सोरा आपका ये पोटेशियम नाइट्रेट। तो ये आप इस तरीके से देखेंगे तो आपका इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 3, 4, 2, 1। ठीक है, स्टेरिलाइजेशन क्या है? स्टेरिलाइजेशन प्रक्रिया क्या है? तो बेसिकली ये जल शुद्धिकरण है। ठीक, इसका याद रखिएगा, ये जो हानिकारक कीटाणुओं को हटाने की एक मतलब क्रिया है ये। ठीक है, क्लोरोनीकरण, ओजोनीकरण, या फिर अल्ट्रावायलेट जो किरणें हैं उनसे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 66वां क्वेश्चन। निम्नलिखित युग्मों में विचार करना है। मैग्नीशियम क्लोरोफिल, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कॉपर सल्फेट ये पीड़ानाशक है। चांदी ये आपकी फोटोग्राफिक प्लेट में यूज़ होती है। ये तीनों सही हैं ये 66 में। ठीक है, याद रखिएगा, तीनों सही है। निम्नलिखित में से किस आधार पर राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक आपात की घोषणा की जाती है? यानी कि ये आर्टिकल 356 की बात कर रहा है, अनुच्छेद 356। ठीक है, आर्टिकल 356 की बात कर रहा है। तो ये किस आधार पर? केंद्र द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने या उसे प्रभावी बनाने में असफल होने के आधार पर।
ठीक है, तो लगा सकते हो। हालांकि अभी तो नहीं यूज़ हुआ है, लेकिन जनरली ऐसा बोला जाता है कि ये इसका जो ये नियम जो ये बना है, ये मतलब ये अनुच्छेद जो है इसका दुरुपयोग होता है। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक गुण भारत की संसदीय व्यवस्था से मेल नहीं खाता? बहुमत दल का शासन है, बिल्कुल है। राजनीति की एकरूपता भी है, शक्तियों का सम्मिश्रण है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे स्थायित्व वाली ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, स्थायित्व कहाँ है? यहाँ कहीं है आपको स्थायित्व लगता है इसमें? जाने कब गिर जाए सरकार। ठीक, निम्नलिखित में से किस एक वाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया गया कि राष्ट्रपति शासन लागू करने की राष्ट्रपति की शक्ति की जो है वो न्यायिक समीक्षा हो सकती है? पहले ऐसा नहीं था। पहले ऐसा था कि जो आपने लागू कर दिया, मान लो आपने किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया, तो उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती थी, लेकिन ये अभी उसकी न्यायिक समीक्षा भी की जा सकती है। तो ये वही बताने की कोशिश कर रहा है, तो याद रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, बी इसमें करेक्ट आंसर होगा। SR बोमईवाद, जो कि ये 90s में था, 1994 में हुआ था ये केस। ठीक है, इसी में कहा गया था ये केस। वर्णन भारतीयवाद आपको पता है, इसमें अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया है। गोलकनाथवाद भी ये आपका इन्हीं से संबंधित है ये। ठीक, तो ये याद रखिएगा, इन्हीं से संबंधित, मतलब ये संविधान के उसी से संबंधित है, संशोधनों से ही संबंधित गोलकनाथवाद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑर्लॉन ये किससे बना एक पॉलीमर है? तो ये बेसिकली पॉलीमर है और एक्रिलोनाइट्राइल से बना हुआ है। ठीक है, एक्रिलोनाइट्राइल से। निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ग नियततापी है? नियततापी ये कौन सा है? उभयचर, सरीसृप, मत्स्य या पक्षी? कौन सा है भैया इसमें? तो ये पक्षी वर्ग जो है वो नियततापी। नियततापी क्या होता है? बेसिकली जो वार्म ब्लड होते हैं, जिसको बोलते हो ना वार्म ब्लड। ठीक, ये क्या होते हैं? ये पक्षी है ये। ठीक, चलिए, धावन मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? धावन मशीन नाम ऐसा दिया है। धावन मशीन मतलब जो आपकी जो वॉशिंग मशीन होती है, तो उस पर किस उस पर काम करती है सिद्धांत में? तो वो सेंट्रीफ्यूगल वाले पे काम करती है। ठीक, अपकेंद्रीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला 73वां। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? देखिए, क्लोरेला ये क्या एंटीबायोटिक है? बिल्कुल है। एनाबेना ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण में यूज होता है, बिल्कुल ठीक है। लिमनेरिया ये आयोडीन बनाने में, तो ये बिल्कुल सही है, ये तीनों कथन। ठीक है, ये ABC सही है, उपरोक्त सभी। नैनो टेक्नोलॉजी ये पूछा है कि इसका अध्ययन मतलब कितने से कितने बीच में किया जाता है? तो 100 नैनोमीटर के जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं उन्हीं का किया जाता है। 100 नैनोमीटर के जो है वो नीचे। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पादपों में कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, बिल्कुल ठीक है। कवक जो फंगाई हैं उनमें कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, तो ये भी मतलब एकदम सही लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। सत्य पूछा था तो सत्य बता दिया हमने। प्रकाश संश्लेषण जो कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में आवश्यक जल की मतलब अवशोषण किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है जल का अवशोषण? तो जड़ों द्वारा किया जाता है। ठीक है, और ये कौन पहुंचाता कौन है? जाइलम। और जो उधर से उनका जो भोजन बनता है पत्तियों द्वारा, जो प्रकाश संश्लेषण बनाया जाता है, उसको अगर पूरे जो पेड़ वृक्ष के पूरे उसमें भाग में पहुंचाना है तो कौन पहुंचाता है? वो है फ्लोएम। तो दोनों को याद रखिएगा, जाइलम और फ्लोएम। निम्नलिखित में उपकरणों में से किसी का प्रयोग हृदय संबंधी असामान्यताओं का पता लगाने में नहीं होता है? तो देखिए, पेसमेकर तो है ही है बेसिकली। ठीक है, आपका ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम भी है। स्टेथोस्कोप देखा होगा आप, डॉक्टर के यहाँ जाइए तो सबसे पहले यही आला जिसको बोलते हैं आला। ठीक है, इसमें जो है वो लगाते हैं, यहाँ पे आपकी धड़कन सुनते हैं, पीछे भी लगाते हैं, उसको स्टेथोस्कोप बोलते हैं। ठीक, गांव में देसी भाषा में आला बोलते हैं उसको। निम्नलिखित हार्मोन में से कौन सा एक, अच्छा ये इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑटो एनालाइजर। ये मतलब उसके लिए नहीं है, ये कोलेस्ट्रॉल वगैरह की जांच की जाती है। ये बोलते हैं ना ब्लड मतलब कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है। ठीक है, जिसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है बेसिकली, जो ज़्यादा ऑयली और ये मतलब तली भुनी चीज़ें और ये सब चीज़ें खाते हैं, उनका मतलब कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का चांस अधिक रहता है। तो वो ऑटो एनालाइजर बोलते हैं उसको, उससे जो है इसकी जांच की जाती है। ठीक, निम्नलिखित हार्मोनों में से कौन सा एक मानव शरीर में जल संतुलन को बनाए रखने में सहायक है? तो कौन सा है भैया? ये मैंने पहले भी बताया था, ADH यानी कि
एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लैंगरहैंस की द्वीप का, ये जो लैंगरहैंस सेल है ये कहाँ बेसिकली किस भाग का मतलब अंग है ये, तो ये अग्नाशय पैंक्रियाज में। ठीक है, याद रखिएगा। इसका रोल डायबिटीज़ बीमारी जो होती है, डायबिटिक उसके इंसुलिन के श्रावण में बहुत होता है। ठीक, महत्वपूर्ण रोल निभाती है, याद रखिए। निम्नलिखित में से कौन सा वर्णी लवक सवालों में लाल रंग के लिए उत्तरदायी होता है, तो जो क्लोरोप्लास्ट की बात हो रही है बेसिकली इसमें, तो पूछा जा रहा है कि कौन सा है जो कि इसमें जिम्मेदार होता है रेड कलर के लिए। तो देखिए, ये जो फियोप्लास्ट है ये भी नहीं है, लाइकोपिन ये आपका टमाटर में पाया जाता है, जेंथोफिल ये पीलापन ले आता है, रोडोप्लास्ट है ये। ठीक है, फियोप्लास्ट भूरे रंग के लिए, रोडोप्लास्ट लाल रंग के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक सीरम को सही रूप में दर्शाता है, तो ये आपका प्लाज्मा और फाइब्रिनोजन। ठीक, ये सीरम है। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाने तथा कृषि जिन्सों के पारदर्शी व्यापार को सुनिश्चित करने के लिए ई नैम, बेसिकली ई नैम पोर्टल के बारे में पूछ रहा है कि कब प्रारंभ हुआ था, तो ये अप्रैल 2016 में शुरू किया गया था ई नैम। निम्नलिखित में विचार करना है और बताना है कि भैया ये कौन से हैं इसमें जिसमें कि श्रम गहन उद्योग हैं। तो ये सारे ही श्रम गहन हैं, चाहे आप होटल खोलिए, रेस्तरां खोलिए, गहरी जो कोयले की खदान है, ये सभी में है। ठीक, तो ये याद रखिएगा, इसमें आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नीचे दिया गया है अभिकथन और कारण। एक दी हुई समयावधि में कीमत एवं मौद्रिक आय दोगुनी होने पर वास्तविक आय अपरिवर्तित रहती है। क्यों? क्योंकि बढ़ी हुई कीमतें बढ़ी हुई मौद्रिक आय को प्रति संतुलित कर देती हैं। तो बिल्कुल सही है ये। ठीक है, दोनों कथन और कारण बिल्कुल सही हैं, और आर जो है वो एक ही व्याख्या भी कर रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पूंजी निर्माण की प्रक्रिया में सम्मिलित है, तो बचत, भाई सभी में बचत ही है, ये सारे ही सम्मिलित हैं। ठीक, पूंजी निर्माण में जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक का प्रतिपादन किसने किया था, ये तो मॉरिस डी मॉरिस ने किया था। इनका नाम याद रखिएगा। ठीक है, महत्वपूर्ण है, ये पूछा भी गया है ये। ठीक, PYQ। वह बाजार जिसमें अल्पकालिक राशियों के रूप में उधार लिया व दिया जाता है, तो वो क्या कहलाता है भैया, तो वो कहलाता है आपका भारतीय मुद्रा बाजार। यहीं से जो अल्पकालिक राशियां हैं उनको उठाया जाता है और वहाँ पे छोड़ा जाता है। WTO के नियमानुसार किस प्रकार की सब्सिडी को धीरे धीरे समाप्त किया जाना चाहिए, तो ये याद रखिएगा। इनकी जो ये 3 सब्सिडी हैं, एक ब्लू, एक ग्रीन और एक अंबर बॉक्स। तो अंबर बॉक्स पे हमेशा जंग छिड़ी रहती है, जो कि विकासशील देशों के लिए, विकासशील देश जितनी भी जो भी छूट वगैरह देते हैं, सब्सिडी वगैरह देते हैं, वो सब इसी एम्बर बॉक्स में आती हैं। ठीक, तो ये हमेशा विवाद बना रहता है। हमेशा जो विकसित देश हैं वो इस सोचते हैं कि विकासशील देश ये सब सब्सिडी बंद कर दें। ठीक है, श्रम योगी मानधन योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो ये असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों से संबंधित है, ये याद रखिएगा, श्रम योगी मानधन योजना। सार्वजनिक परियोजनाओं पर व्यय वृद्धि आर्थिक मंदी के समय उठाया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण कदम है, बिल्कुल ठीक है। सार्वजनिक व्यय उत्पादन वृद्धि को प्रोत्साहित करता है और पूंजी निर्माण में मदद करता है। तो दोनों कथन कारण दोनों सही हैं, और कारण जो है वो कथन की व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, तो ये दोनों याद रखिएगा, करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा आपका। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे वित्त मंत्रालय के कार्य हैं, तो देखिए इसमें से कौन सा है, तो देखिए राजकोषीय नीति बिल्कुल बनाता है, सरकारी व्यय को नियंत्रित करता है। मौद्रिक नीति इसका कार्य नहीं है, ये RBI का कार्य है। ठीक, और बजट का राजस्व अनुमान और ये सब तैयार करता ही है। तो 1, 2, 4 ये है इसकी करेक्ट आंसर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को सामान्य स्थिति बेरोजगारी कहते हैं, तो बिल्कुल ठीक है। प्रच्छन्न बेरोजगारी ये प्राथमिक क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण लक्षण है, तो बिल्कुल ठीक है, ये दोनों कथन सत्य हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी मतलब छुपी हुई बेरोजगारी। ठीक, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखिए, इसमें कथन मतलब दिया गया है कुछ, शिक्षा में निवेश, कार्यस्थल प्रशिक्षण, प्रवसन, स्वास्थ्य में निवेश और सूचना। इसमें पूछा है कि पूंजी निर्माण के लिए क्या स्रोत हैं, ये सभी स्रोत चाहिए, तो बिल्कुल सही है। इन पे सभी पे आपको काम करना पड़ेगा, चाहे वो हेल्थ हो, एजुकेशन हो या स्किल डेवलपमेंट हो, ये सभी पे आपको काम करना पड़ेगा। ठीक, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि को कर्तन एवं दहन कृषि, स्लैश एंड बर्न, ठीक है, एग्रीकल्चर कहलाती, तो वो स्थानांतरित कृषि या झूम जिसको बोलते हो ना, झूम कृषि वो है। ठीक,
तो ये चीज़ भी याद रखिएगा एकदम, ठीक है। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित है? देखिए भैया कौन सा सही सुमेलित है। तो लाल क्रांति टमाटर से बिल्कुल ठीक है, भूरी ये उर्वरक उत्पादन, पीली ये तिलहन से, तो बिल्कुल ये ठीक है, सारे ही सही हैं इसमें, मैच्ड हैं एकदम, करेक्टली मैच्ड। देखिए निम्नलिखित में 96 में क्या कह रहा है, महिलाओं को मुख्य धारा में लाने के उद्देश्य के साथ भारत में जेंडर बजटिंग का प्रावधान मतलब ये किस कब प्रारंभ किया गया था? तो इसको याद रखिएगा, ये शुरू किया गया था 5 और 6 के जो बजट आया था उसमें से ये शुरू किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अभिकथन और कारण का, खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर चांदी की वस्तु काली हो जाती है, बिल्कुल ठीक है। चांदी वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर सिल्वर सल्फाइड का निर्माण करती है, बिल्कुल ठीक है। ये कथन और कारण बिल्कुल सही हैं, उसकी वो कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक औद्योगिक तंत्र का सही क्रम है? औद्योगिक तंत्र में क्या होता है, पहले आप निवेश करते हैं, फिर एक प्रोसेस होता है, फिर आपको आउटपुट मिलता है, तो वही ये चीज़ यहाँ पे है, डी वाला करेक्ट आंसर होगा। एक घड़ी में 7:20 हो रहा है, आईने में देखने पर प्रतिबिंबित समय का क्या होगा? तो देखिए आईने में देखिए, आप ऐसे घड़ी बना लीजिए, ठीक है। ये मान लीजिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, 7:20, 7:20, तो ये इधर छोटी वाली 7 पे हो गई और इधर ये 20 4 पे हो गई, है ना, ऐसे ही तो दिखेगा। तो अब आप इसको जब आईने में देखोगे तो ये एक दूसरे के विपरीत दिखेंगे, यानी कि छोटी वाली इधर देखेगी और बड़ी वाली इधर देखेगी, तो कितना बच जाएगा, 4:40 हो जाएंगे इसमें, ठीक, विपरीत दिखेगा उसके, तो ये चीज़ याद रखिएगा, विपरीत रहेगा तो ये ऐसे ही आपको जो मिरर वाले हैं ऐसे ही करना है आपको, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यदि किसी माह का तीसरा दिन सोमवार है तो निम्नलिखित में से उस माह के 21वीं तारीख से 5 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो कर लीजिए आप, जैसे इसमें माह का तीसरा दिन यानी कि तीसरी तारीख को मंडे है, तो अब आप मंडे देखते जाइए कब कब पड़ेगा, 7 दिन प्लस करते जाइए, यानी कि 7 3 10, है ना, 17 और 24 को मंडे पड़ेगा। और ये बोल रहा है 21वीं तारीख यानी कि आपका 23 22 और 21 को, अब यहाँ मंडे था तो यहाँ क्या हो जाएगा, सैटरडे, फिर यहाँ फ्राइडे, ये मंडे था यहाँ संडे हो जाएगा, यहाँ सैटरडे, यहाँ फ्राइडे, यानी 21 तारीख को फ्राइडे था, 21 को फ्राइडे। अब ये पूछ रहा है कि 21 से 5 दिन बाद, यानी कि 21 के बाद जोड़ो 5 दिन, 22 23 24 25, 25 को क्या पड़ेगा, 25 को ट्यूसडे पड़ेगा ना, 21 के तो 5 दिन जोड़ो, 21 22 23 24 25 26, 5 दिन 26 होगा ना, तो 26 को क्या पड़ेगा, बुधवार पड़ेगा, क्योंकि 24 को मंडे पड़ रहा था, तो 25 को ट्यूसडे और 26 को आपका बुधवार, ठीक। अब देखिए इसमें यदि किसी सांकेतिक भाषा में टीचिंग को शब्द को चीटिंग से बदला है, तो उसी सांकेतिक भाषा में ग्रेडियंट को, अब देखिए इसमें कुछ नहीं था, सिंपल सा, जैसे आईएनजी देखो यहाँ भी है, आईएनजी यहाँ है, इसका स्थान नहीं चेंज किया है, बाकी का एक दूसरे से चेंज कर दिया है, एक दूसरे से इन द सेंस, जैसे टीचिंग TEACH, ये टीच को आईएनजी तो दोनों में नहीं चेंज है, ठीक है, और सेम वही है इसमें, चीट CHEAT, तो ऐसे ऐसे क्रॉस कर दिया है, ठीक है, इधर से दूसरा, फिर इधर से ये तीसरा, ऐसे ऐसे कर दिया है, ठीक। तो ऐसे करोगे आप तो ग्रेडियंट में ENT तो आ जाएगा, यानी कि ENT 2 में है, ये दोनों तो आपके ख़त्म हो जाएंगे। अब इसमें आपको एक दूसरे से एक्सचेंज करके देख लो तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ये A, ठीक। देखिए यदि दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाए, ये बना लीजिए, ये आपका नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। अब देखिए इसमें बोल रहा है कि जो दक्षिण पूर्व है, दक्षिण पूर्व कौन सा है, ये दक्षिण पूर्व हो गया ना, यानी ये वाली दिशा, इसको बोल रहे हैं ये दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाता है, इसको पूर्व कह लो, यानी कि ये आपका पश्चिम हो जाएगा, उस हिसाब से वैसे ही बोल रहा है कि वैसे ही आगे परिवर्तन किया जाए, दक्षिण पश्चिम को दक्षिण, यानी कि ये दक्षिण है, ये पश्चिम है, इधर ये दक्षिण हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, दक्षिण हाँ, दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा गया, यहाँ दक्षिण हो गया, ठीक। तो ये इधर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा ना, ठीक है, उत्तर हो जाएगा, ये होगा कि नहीं होगा, है ना, इसी तरीके से तो होगा, इधर पूर्व इधर पश्चिम, इधर ये, तो बोल रहा है कि इसमें उत्तर क्या, मतलब प्रश्न क्या पूछ रहा है,
परिवर्तन का यही क्रम जारी रखें तो उत्तर दिशा क्या कहा जाएगा? तो उत्तर दिशा किस तरफ जाएगी भाई? ये किधर, ये उत्तर, ये पश्चिम हो गया और ये पूर्व हो गया, यानी ये पश्चिम और ये इधर क्या है, ये उत्तर ही तो है, ये उत्तर। तो उत्तर और पूर्व के बीच में पड़ेगा ये, ठीक। उत्तर और नहीं, उत्तर पश्चिम पड़ेगा ना, ये इधर पश्चिम हो गया और ये उधर उत्तर हो गया, तो उत्तर पश्चिम में उत्तर दिशा पड़ेगी ये। तो ये आपका डी वाला करेक्ट ऑप्शन हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? देखिए मैं फिर से बता देता हूँ, समझ में आ जाएगा। देखिए लोड मत लीजिए। देखिए ये हो गया नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, इसमें दिशाओं का, ये वेस्ट, इसमें दिशाओं को बदल दिया गया है। ये बोल रहे हैं कि पहले दक्षिण पूर्व जो है, दक्षिण पूर्व, अब अगर अभी इस समय इस फिगर में देखोगे तो दक्षिण पूर्व कौन सा है? ये है दक्षिण पूर्व, ठीक है। इसको ये पूर्व बोल रहे हैं, तो अब पूर्व के अगेंस्ट क्या हो जाएगा? इधर पश्चिम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है, पूर्व के अगेंस्ट कौन सा विपरीत में? पश्चिम। और बोल रहे हैं कि दक्षिण पश्चिम, यानी जो ये वाली दिशा है ये क्या बन जाएगी आपकी? इसको बोल रहे हैं कि ये दक्षिण बन गई। तो इसके जो विपरीत होगी वो कौन सी होगी? इधर उत्तर ही तो होगी, उत्तर होगी कि नहीं? अब ये बोल रहे हैं कि ऐसा ही क्रम जारी रहा तो उत्तर को क्या कहेंगे? तो उत्तर क्या है यहाँ पे? उत्तर को क्या कहोगे भैया? अगर ये आपका पश्चिम और ये आपका उत्तर, तो इसके बीच में क्या होगा? उत्तर पश्चिम ही तो होगा, ठीक। ये इसी तरीके से समझिए। एक व्यक्ति का मुंह पूर्व की ओर है, ठीक है, चलिए भाई पूर्व की ओर मुंह कर लो और उसी तरीके से मूव करो जैसे ये बोल रहा है, तो बहुत आसानी से सॉल्व कर ले जाओगे। जैसे ये बोले वैसे ही मूव करते रहो। फिर वो बाएं मुड़े तो आप बाएं मुड़ जाओ, ठीक है, बाएं मुड़ गए और 10 मीटर चलो, यानी कि बाएं मुड़ के आप इधर 10 मीटर चले, ठीक है, ये हो गया आपका 10 मीटर, ठीक। फिर आप दाहिने घूम जाओ, तो यहाँ से जब चलोगे तो दाहिना कौन होगा? ये होगा। और फिर 5 मीटर चल लो, चल दिया भाई 5 मीटर। फिर वह 5 मीटर दक्षिण की ओर जाता है, तो दक्षिण किधर है? ये आ गए आप 5 मीटर, फिर दक्षिण की तरफ आ गए और वहाँ से 5 मीटर पश्चिम की ओर जाता है, तो ये 5 मीटर फिर पश्चिम की ओर आ गए, तो यहाँ आ गए, ये आगे कि नहीं आगे? तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सी दिशा में अपने मूल स्थान से वह किस दिशा में है? तो ये मूल स्थान यहाँ था और ये कौन सी दिशा है? ये कौन सी? उत्तर ही तो है यहाँ पे जो है इस तरफ, तो उत्तर हो गया, ठीक। सी वाला करेक्ट आंसर होगा। बस में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए आदमी ने अपने मित्र से कहा, वह मेरे पिता की पत्नी के इकलौते पुत्र की पुत्री है। मेरे पिता की जो पत्नी है उनका इकलौता पुत्र वही तो हुआ और उसकी वो पुत्री है, तो वो पूछ रहा है कि लड़की का उससे क्या संबंध है? तो पुत्री, ठीक। यदि किसी परीक्षा में राम का स्थान ऊपर से 16वां स्थान है, तो भैया ऊपर से 16वां लिख लीजिए, ठीक है, ऊपर से 16वां हो लिख लीजिए और नीचे से 15वां स्थान है, ठीक है, नीचे से 15वां स्थान है, तो कितने स्थान टोटल, कितने लड़के हो गए इसमें? 31 हो गए। अब इसमें से चूंकि राम को हमने 2 बार गिना तो 1 बार माइनस कर दो, तो कितने बच्चे हुए? 30, ठीक। तो इसका करेक्ट आंसर 30 होगा, ठीक है। दिए गए शब्दों में कौन सा एक शब्द शब्दकोश में चौथे स्थान पर आएगा? तो ये डिक्शनरी वाला आप बहुत आसानी से कर सकते हो, डिक्शनरी जैसे देखते हो उसी तरीके से आप इसको देख सकते हो, बहुत इजी वे में आ जाएगा ये इसमें। तो ये जो एबैस करके है, ठीक है, ये सबसे लास्ट में आएगा, ठीक, लगा लीजिएगा आप इसको, नहीं आएगा तो कमेंट करिएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम देखिए? तो भैया पहले बीज बनेगा, फिर पौधा बनेगा, फिर फल लगेगा, फिर भोजन भी हो जाएगा उसी का। तो पहले क्या हुआ? 1 3 2 4, ठीक है, 1 3 2 4 सी। अब देखिए इसमें दिया गया है, इसमें एक सीरीज बनाओ। सीरीज कैसे बनती है देखो, अब उसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। आप इसके स्थान पर रख के देखिए कि कौन सा सीरीज बन रहा है। पहले रखेंगे तो कोई सीरीज बनेगा, ए रखिए, ए इधर सी, फिर सी और इधर ए, तो कोई बन रहा है इसमें बन रहा है, इसमें देखिए ए सी सी ए नहीं बन रहा है इसमें। लेकिन अगर आप ये दूसरा वाला रखेंगे इसमें, ठीक है, सी यहाँ रखिए, सी और यहाँ रखिए फिर ए, फिर ए, तब ये बन जाएगा। कैसे बनेगा मैं बताता हूँ। देखो ये सी ए हो गया, ठीक है, ये सी ए हो गया, एक पार्ट बना, फिर बना ये सी सी और ए, यानी कि 2 सी 2 ए। यहाँ पे सिंगल ए, सिंगल सी और सिंगल ए थे,
यहाँ पे 2C 2A 2 हो गए, फिर देखो यहाँ पे 3C हो गए और 3A भी हो गए, ठीक है। और यहाँ लास्ट वाले में 4C हो गए और 4A हो गए, यही वाला सीरीज बन रहा है। करेक्ट आंसर बी होगा, ठीक। निम्नलिखित में से देखिए इसमें सीरीज क्या चल रही है, तो देखिए इसमें कौन सी सीरीज चल रही है। सीरीज वाले प्रश्नों को यार ये इस तरीके ना आपको प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी, तभी आप कर पाओगे इस चीज़ को। अगर आप एसएससी और ये बैंकिंग वैंकिंग दे रहे हो, देख रहे हो, ठीक है, उस लेवल की आपकी तैयारी है, रीजनिंग बहुत बहुत हार्ड भी नहीं है ये, तो ये सब आप बहुत ईजी वे में कर ले जाओगे। लेकिन अगर आप इसकी तैयारी नहीं भी कर रहे हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप कुछ ट्रिक्स हैं उनको आप प्रैक्टिस करते करते आपको आएगी, उसको आपको अप्लाई करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। जैसे अब ये चूँकि देखो ये कौन सा क्रम चल रहा है, तो 3 दूनी 6 + 1, फिर 7 त्रिक 21 + 2 23, फिर ये 23 अगर ये फिर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 91 आएगा, 93 से मल्टीप्लाई करो, इसमें चल रहा है ये, यही सीरीज चल रही है ना। 3 दूनी 6 1 7, ठीक है, और इधर 7 त्रिक 21 2 23, फिर इसमें अगर 3 त्रिक का 9 और उसके बाद कितना 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और एक ये नहीं 4 से ले जाओ ना इसको, 4 से करो ना इसको, 4 तिहाई ये मतलब हाँ ये देखो ऐसे आएगा, 4 से 2 2 बढ़ता, एक एक बढ़ता जा रहा है ना ये, ठीक है। तो ये 23 × 4 करो, 4 तिहाई 12 2 और 4 दूनी 8 1 9, 92 + 3 करोगे तो 95 आएगा। फिर यहाँ पे 95 में × 4 करो, × 5 करो, क्योंकि 5 से हुआ है ना, +4 कर दो, तो ये आपका 479 हो जाएगा, ठीक है। कैसे चला है सीरीज बता देता हूँ फिर से एक बार, समझ में नहीं आया होगा। देखिए 3 से 7 कैसे बना, 3 से 7 बना 3 दूनी 6 + 1, ठीक, ऐसे बना 7। फिर ये 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21 + 2, तो ये बना 23। फिर 23 × 4, चूँकि ये यहाँ 2 3 4 प्लस ये 1 2 3, तो ये बना 95। उसी तरीके से 95 × अब चूँकि 4 से हो चुका है तो 5 से मल्टीप्लाई प्लस यहाँ 3 था 4 हो जाएगा, तो कितना बनेगा 479, ठीक। ये बी वाला करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए लेख और ये सब मतलब क्या है, इसका क्रम क्या है, तो मैं ये पहले भी बता चुका हूँ, वही क्रम आप रखिए, देखिए कि कौन सा क्रम चल रहा है, कौन सा प्लस में है, प्लस में चल रहा है या माइनस में चल रहा है या अपोजिट चल रहा है, ये इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं, इसको आप कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत इजी है, मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ, इसका आंसर होगा ये आपका बी, ठीक। ये एक दूसरे के सामने रख के आप कर लीजिएगा, लेक और इधर PEOI ऐसे करके रखेंगे, ये +4 चल रहा है सब, ठीक है, सब एक दूसरे से +4 है, तो उसी सीरीज में करेंगे तो ये वाला आ जाएगा, ठीक। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में सर्वाधिक औसत तापमान पाया जाता है, बिल्कुल सही है। इसका प्रमुख कारण क्या है, क्योंकि भैया वो कर्क रेखा के निकट है इसीलिए, ठीक है। उत्तर प्रदेश में स्थित निम्नलिखित जिलों में से किस एक में भाभर क्षेत्र का विस्तार नहीं है, तो कौन सा ऐसा क्षेत्र जहाँ पे नहीं है, तो इसमें ये जो गोरखपुर वाला क्षेत्र है ये बेसिकली तराई क्षेत्र में आता है, ठीक है। बीटी बॉन्क मैंने पहले भी बता रखा है, बीटी बॉन्क, ठीक है। ये आप अगर हिमालय से नीचे उतरेंगे तो ये सीरीज आपको मिलेगी ऐसे, यानी इधर भाभर फिर तराई, फिर आपको ये आपका बांगर ओल्ड और न्यू खादर, ये इस तरीके से एक ट्रिक है ये बीटी बॉन्क, ठीक है। तो वो याद रखिएगा इस चीज़ को, इसीलिए मैं इसको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। तो गोरखपुर जो है आपका ये तराई क्षेत्र में आता है ये बेसिकली, ठीक। और भाभर वाला जो क्षेत्र होता है वो बड़े बड़े बोल्डर्स जो पाए जाते हैं, कंकड़, उसमें नदियाँ उसके नीचे से बहती हैं, ठीक है। फिर तराई क्षेत्र में जाके वो ऊपर आ जाती हैं, तो ये चीज़ उसमें याद रखिएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक आकृति उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में अंकित नहीं है, तो देखिए उसमें मछली भी है, तीर भी है, सारस, ये धनुष भी बना है, सारस नहीं है उसमें, ठीक। इसके ये राजकीय पक्षी है, ठीक है, ये जो राजकीय पक्षी सारस है। सारस की कहानी अभी बहुत फैली प्रचलित हुई थी, देखिए देखा होगा आपने सोशल मीडिया पे, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब देखिए इसमें उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक चना बुंदेलखंड में होता है, बिल्कुल ठीक है। अमरूद के लिए प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र प्रयागराज में है, बिल्कुल ठीक है। उन्नाव में पुष्प इत्र का निर्माण होता है, उन्नाव में नहीं होता है, कन्नौज में होता है, ठीक है। कन्नौज इत्र के लिए फेमस है, इत्र नगरी भी बोला जाता है।
तो 1 और 2 इसमें सही है, सत्य है। ठीक, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? देखिए, तो सिगरेट का निर्माण ठीक है, बिल्कुल गाजियाबाद में बनता है। बेंत की छड़ियाँ ये बरेली में। दरी निर्माण ये मिर्ज़ापुर, ठीक है, ये सही है। मिट्टी के खिलौने ये अलीगढ़ में नहीं है। टेराकोटा वगैरह ये सब इधर आगरा में एक और इधर गोरखपुर में मिट्टी के खिलौने यहाँ पे बनते हैं, तो ये चीज़ इसमें सुमेलित नहीं है। ठीक, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जिला बेतवा नहर से लाभान्वित नहीं होता? तो बेतवा नहर से झांसी, हमीरपुर, जालौन तो होते हैं, बांदा नहीं होता। तो करेक्ट आंसर इसका डी होगा। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा? डी होगा। फ्रिएटोफाइट्स पौधे कौन से हैं? तो ये जो मरुस्थल में उगते हैं लंबी जड़ों वाले, ठीक है, उन्हीं को फ्रिएटोफाइट्स कहते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम भी है, वित्तीय निगम भी है, राज्य औद्योगिक विकास निगम भी है, यानी उपरोक्त सभी। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसमें देखिए, निम्नलिखित कथनों पर में विचार कीजिए, सत्य कथन देखना है। काशी गंगा लौकी की है, शुष्क सम्राट धान की है, ग्रीन गोल्ड चाय की है। ये सारे कथन ठीक है, एकदम करेक्ट। कर्मा, कर्मा नृत्य क्या है? ये जो है खरवार जनजाति द्वारा किया जाता है। ठीक है, मिर्ज़ापुर और ये सोनभद्र एरिया में जो ये खरवार जनजाति पाई जाती है, उसी के द्वारा ये किया जाता है। ठीक है, मार्च 2023 में निम्नलिखित में से, अब यहाँ से करंट अफेयर शुरू हो गया, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य 100% विद्युतीकरण वाला नेटवर्क वाला राज्य बन गया है? तो याद रखिएगा, ये कौन सा बना है आपका? हरियाणा बना है। ठीक, ये चीज़ ध्यान रखना, 100%। मार्च 2023 में किस राज्य में थनथई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य दिया गया है? राज्य के 18वें वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में बनाया गया। तो ये तमिलनाडु का है। ये थनथई पेरियार देख के केरल न लगा दीजिएगा, ठीक है, डाउट हो जाता है। निम्नलिखित के एशिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं आतिथ्य मेला आहार 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये नई दिल्ली में किया गया। ये ध्यान रखिएगा, आहार 2023 ये पूछ सकता है ये, तो इसको भी याद रखिएगा। और ये कराया किसके द्वारा गया? तो ये कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात प्राधिकरण, APEDA, ठीक है, जिसको अपीडा बोलते हैं, एपीडा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मार्च 2023 में 19वीं बिम्स्टेक, अच्छा इसमें एक चीज़ देखा आपने, शायद नहीं ध्यान दिया होगा, चलिए कोई नहीं, मार्च का है तो कोई दिक्कत नहीं है। 19वीं बिम्स्टेक मंत्र स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। तो ये आयोजन कहाँ हुआ? पहली बात तो ये याद रखिएगा, 19वीं जो बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक हुई थी, ये थाईलैंड में हुई थी। ठीक है, लेकिन इसका जो क्वेश्चन है वो कुछ और पूछ रहा है। तो इस बैठक में क्या डिसाइड किया गया कि एक बिम्स्टेक सेंटर फॉर वेदर एंड क्लाइमेट खोला जाएगा। तो वो किस देश में खोला जाएगा, ये डिसीजन हुआ, ये निर्णय हुआ, तो वो बताना है आपको। तो वो भारत में खोला जाएगा, ये चीज़ है। ये मतलब अगर ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन गलत कर जाएंगे आप, इसीलिए मैंने इसको बहुत ध्यान से बताया आपको और सही तरीके से बताया। चलिए, मार्च 2023 में संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये आपका न्यूयॉर्क में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, न्यूयॉर्क में। प्रसिद्ध जो टाइम पत्रिका है उसके द्वारा मार्च में विश्व के 50 महानतम स्थानों की सूची जारी की गई। उनमें से 2 भारत के भी रहे, कौन कौन से? लद्दाख और मयूरभंज, ये याद रखिएगा। मयूरभंज उड़ीसा का एक डिस्ट्रिक्ट है। तो ये इसमें ये कौन से हैं? 1 और 3, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें मार्च 2023 में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में 2 कथन दिए गए हैं, 2। देखिए, फिनलैंड प्रथम स्थान पे रहा है, बिल्कुल सही है, कई वर्षों से 10-12 साल से यही रहा है टॉप पे। भारत का इस सूची में 126वां स्थान रहा है, तो बिल्कुल एकदम सही है, दोनों कथन एकदम परफेक्ट हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, उच्चतम न्यायालय द्वारा मार्च 2023 में चर्चित अडानी हिडनबर्ग मामले में जांच हेतु किसकी अध्यक्षता में एक किया गया है, एक पैनल, एक समिति गठित की गई है? तो ये न्यायमूर्ति अभय M सप्रे, इनकी अध्यक्षता में की गई है। मार्च 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ग्लोबल मिलेट्स यानी श्री अन्न सम्मेलन 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये याद रखिएगा, नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में किया गया। मार्च 2023 में जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 में विश्व में सबसे प्रदूषित देशों में भारत का कौन सा स्थान है? तो यानी कि ये 8वां स्थान रहा है इसमें। ठीक, विश्व में मतलब 8वें स्थान पर रहा, जहाँ की वायु गुणवत्ता जो है वो सबसे खराब रही है। तो ये चीज़ है इसमें। चार्ड का स्थान इसमें
प्रथम रहा है, शीर्षतम, वो मतलब शीर्ष देशों में रहा है वो चार्ट, ठीक है। चलिए, मार्च 2023 में निम्नलिखित में से कौन वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन संचालन करने वाली पहली महिला बनी है? तो उनका नाम है सुरेखा यादव, याद रखिएगा, वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक। मार्च 2023 में किस देश के प्रधानमंत्री ने भारत के स्थानीय रूप से निर्मित विमान वाहक पोत INS विक्रांत का दौरा किया था? ऐसा करने वाले वह पहले विदेशी नेता बन गए। तो वो ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री हैं, एल्बनीज साहब, वो आए थे और वही गए थे, ठीक है। तो उनका नाम याद रखिएगा, एंथनी एल्बनीज हैं। अभी वो चीन की यात्रा पर भी गए थे हाल फिलहाल में, जबकि चीन और जो ऑस्ट्रेलिया है, इनके बीच में पिछले कई वर्षों से जो ट्रेड है वो बंद चल रहा था। तो याद रखिएगा, देखिए राष्ट्रीय हित में ही जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या होता है भैया, कि कोई किसी का दुश्मन नहीं है और कोई किसी का दोस्त नहीं होता है। सब अपने राष्ट्रीय हितों पर, अपने हितों पर काम करते हैं, ठीक है। जहाँ जिसका हित होगा वहाँ वो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, ठीक। मार्च 2023 में संयुक्त राष्ट्र के सबसे कम विकसित देशों का LDC का शिखर सम्मेलन हुआ था। कहाँ हुआ था? दोहा में हुआ था मार्च में। और इसमें ये डिसाइड किया गया कि ये जो देश हैं, जिसमें कि लीस्ट डेवलप्ड देश होते हैं, उनमें से एक देश को बाहर किया गया। वो भारत का पड़ोसी है, तो वो पूछा है कि कौन सा देश है, तो वो भूटान है, याद रखिएगा, ठीक। मार्च 2023 में आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो कहाँ हुआ था ये? कुआलालंपुर में, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है, भारत आसियान व्यापार शिखर सम्मेलन। मार्च 2023 में भारत सरकार द्वारा नई विदेश व्यापार नीति 2023-24 की घोषणा की गई है। उसमें 2030 तक $2 ट्रिलियन जो है निर्यात बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। तो यही पूछा है, तो 2030 तक याद रखिएगा, ठीक है। मार्च 2023 में केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी द्वारा भारत के किस शहर में मेथनॉल से चलने वाली जो बसें हैं उनका अनावरण किया? तो बेंगलुरु में किया है, याद रखिएगा, ठीक है। कहाँ पे? बेंगलुरु में, कन्फ्यूज़ मत होइएगा, बेंगलुरु और पुणे में मत कन्फ्यूज़ हो जाएगा। मार्च 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के किस शहर में देश के पहले पब्लिक रोपवे नेटवर्क यानी अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे का उसकी आधारशिला रखी? तो वाराणसी में, याद रखिएगा, ठीक है। मार्च 2023 में निम्नलिखित में से किसे भारतीय वायुसेना द्वारा पश्चिमी क्षेत्र में लड़ाकू इकाइयों की पहली महिला कमांडर नियुक्त किया गया? तो ये सालिजा धामी, ग्रुप कैप्टन सालिजा धामी, इनका नाम याद रखिएगा, महत्वपूर्ण, ठीक। इनको कॉम्बैट यूनिट की कमांडर ये पहली बनी है, ठीक है, भारतीय वायुसेना के इतिहास में, इतने लंबे वर्षों के इतिहास में, ठीक। तो ये चीज़ याद रखिएगा। निम्नलिखित में देखिए कौन सा सही सुमेलित नहीं है, देखिए, ठीक है। ऑफिन इंडेक्स ये भारत और 23 दक्षिण अफ्रीकी देश के, ठीक है। फ्रिंजेक्स ये फ्रांस और इंडिया के बीच में ही है, ठीक है, भारत और फ्रांस के बीच में। खंजर ये भी ठीक है, किर्गिस्तान और भारत के बीच में। बोल्ड कुरुक्षेत्र ये भारत जापान नहीं है, ठीक है, भारत जापान के साथ धर्म गार्जियन हो गया और अदर है, लेकिन ये बोल्ड कुरुक्षेत्र ये सिंगापुर के साथ है। तो यही वाला जो है इसमें मिसमैच्ड है, ठीक, ये चीज़ ध्यान रखना। अब देखिए इसमें पूछ रहा है कि मार्च 2023 में SCO पर्यटन प्रशासन के प्रमुखों की बैठक का आयोजन किया गया। तो कहाँ हुआ था? ये वाराणसी में हुआ था, ठीक है। मार्च 2023 में SCO की जो है G20 और इसके SCO की दोनों की अध्यक्षता भारत ने की। तो ये महत्वपूर्ण रहा है, 2023 बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा है। G20 में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जिससे कि भारत का जो है बहुत दबदबा बढ़ा है, ठीक है। जो दिल्ली डिक्लेरेशन पारित हुआ है उससे बहुत ज़्यादा, मतलब एक तरीके से भारत की जो अहमियत है वो विश्व स्तर पर, विश्व पटल पर बढ़ी है, ठीक। तो ये 140 प्रश्न मैंने करवाए। आप कमेंट कीजिएगा आपके 140 में कितने सही हो रहे हैं। अगर 80-85 के आसपास सही हो रहे हैं तो बढ़िया है, थोड़ा सा मेहनत करिए। ये बहुत हार्ड नहीं था, इसके जो प्रश्न आपने देखे होंगे तो बहुत हार्ड नहीं थे, बहुत सारे में आपको उपरोक्त सभी ऐसे ऐसे करके प्रश्न मिल रहे हैं, तो बहुत हार्ड नहीं है। आप इसको देखिए, हल कीजिए, और जो नहीं आ रहे हैं, जो गलत हो जा रहे हैं या जो छूट जा रहे हैं, उनको आप उनका नोट्स बना लीजिए, उनको रिवाइज करते रहिए, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, कमेंट करके बताइएगा कितने प्रश्न आपके सही हुए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।